नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। वन शॉट लेक्चर था, एक ही वीडियो में सारी थ्योरी भी कवर करी थी, सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करे थे। अब आज हम लोग करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 4। ये इस यूनिट का लास्ट चैप्टर है, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। इसे आप नेशनल इनकम अकाउंटिंग भी बोल सकते हो। अच्छा देखो, इस चैप्टर पर आने से पहले मेक श्योर इससे पहले वाले सारे चैप्टर्स आपके 100% वे में क्लियर है, क्योंकि बच्चे अक्सर क्या गलती करते हैं, डायरेक्टली नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर कूदते हैं कि आज तो हम नेशनल इनकम के सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, तीनों मेथड समझ लेंगे। देखो, अगर इस तरह से पढ़ रहे हो ना तो नेशनल इनकम के सारे ऊपर ऊपर वाले क्वेश्चंस कर लोगे, बेसिक लेवल वाले सारे क्वेश्चन कर लोगे, बट अगर एग्जाम में घुमा फिरा के क्वेश्चन आ गए, कुछ एडवांस लेवल वाले क्वेश्चंस आ गए ना, तो वही दिमाग घूम जाना है। तो मेक श्योर इस चैप्टर को करने से पहले इससे सारे पीछे वाले चैप्टर्स आपके 100% क्लियर हो। जैसे चैप्टर नंबर 3 के अंदर मैंने बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए हैं। चैप्टर नंबर 4 को करने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स का आना जरूरी है। वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने चैप्टर नंबर 3 में सीखे हैं, बेसिक कन्वर्जन सीखे हैं, बेसिक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करे हैं। तो बस आपको प्लेलिस्ट को सीक्वेंस में फॉलो करना है। मैंने सेशन 23-24 की आपकी सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है मैक्रो की। उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको चैप्टर नंबर 1, 2, 3 मिल जाएंगे। आज हम चैप्टर नंबर 4 कर लेंगे। बस आपको प्लेलिस्ट को सीक्वेंस में फॉलो करना है, फिर चाहे आप कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो। ट्रस्ट मी, अगर आप प्लेलिस्ट को सीक्वेंस में फॉलो करते हो बिना कुछ स्किप करे, तो इको में पूरे नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो शुरू करते हैं हम लोग हमारा चैप्टर। अगेन ये एक वन शॉट वीडियो है, एक ही वीडियो में हम लोग ये पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर हमें 3 मेथड्स करने हैं। भाई, नेशनल इनकम निकालने के लिए हमारे पास में 3 मेथड्स हैं। वो तीनों मेथड्स हम लोग डिस्कस करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे, तीनों मेथड्स के क्वेश्चंस करेंगे, थ्योरी कवर करेंगे, सब कुछ कवर करेंगे एक ही लेक्चर में। तो शुरू करते हैं। अच्छा देखो, इस चैप्टर पर आने से पहले चैप्टर नंबर 3 के अंदर मैंने आपको कुछ बेसिक कन्वर्जन्स कराए थे कि कैसे ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है, नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है, कैसे डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करते हैं, नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करते हैं, कैसे मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना है। तो वो तीनों कन्वर्जन्स पहले हम रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये कन्वर्जन्स आपके हर क्वेश्चन में काम में आएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला कन्वर्जन हमारे पास में आता है ग्रॉस और नेट का कॉन्सेप्ट। देखो, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर नेट फाइंड आउट करना है, सबसे पहली बात आपको यहाँ पर जो भी कुछ फाइंड आउट करना है उसे आप लेफ्ट हैंड साइड रखोगे, यानी कि इक्वल्स टू से पहले लिखोगे, और उसके बाद में जो भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है उसे आप राइट हैंड साइड रखोगे, यानी कि इक्वल्स टू के बाद में लिखोगे। अब आपको नेट फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन के अंदर ग्रॉस गिवन है, आपको कुछ नहीं करना, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना। सारी चीजें क्वेश्चन के अंदर एज इट इज गिवन होती हैं। जो निकालना है उसे इक्वल्स टू से पहले लिखो, जो गिवन है उसे इक्वल्स टू के बाद में लिखो, और उसमें एडजस्टमेंट करते जाओ। तो नेट निकालना है, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो। उल्टा मैं कहती हूँ, ग्रॉस निकालना है, क्वेश्चन में अगर नेट गिवन है तो नेट में डेप्रिसिएशन को क्या कर दो, प्लस कर दो। अब कई बार सिचुएशन क्या आती है कि क्वेश्चन के अंदर ग्रॉस भी गिवन होता है और नेट भी गिवन होता है। ऐसे में क्वेश्चन हमसे डेप्रिसिएशन पूछता है कि डेप्रिसिएशन निकाल दो। तो मान लो ग्रॉस भी गिवन है, नेट भी गिवन है, आपको क्वेश्चन में दे रखा है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, एक दे रखा है नेट इन्वेस्टमेंट। दोनों इन्वेस्टमेंट है, एक है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, एक है नेट इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से नेट इन्वेस्टमेंट को माइनस करोगे, आपको क्या मिल जाएगा, आपका डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। हमेशा याद रखना, बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन वर्ड गिवन हो, नहीं तो दूसरा नाम गिवन होगा कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल या फिर करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। अगर आपको नेट फाइंड आउट करना है तो आप ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे, अगर आपको ग्रॉस फाइंड आउट करना है तो नेट में डेप्रिसिएशन को प्लस करोगे। अगर क्वेश्चन के अंदर ग्रॉस और नेट दोनों गिवन है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट गिवन है, नेट इन्वेस्टमेंट गिवन है, क्वेश्चन आपसे डेप्रिसिएशन पूछता है, तो ग्रॉस में से नेट को माइनस कर दो। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल या फिर करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। सेकंड कन्वर्जन हमारे पास में आता है डोमेस्टिक और नेशनल का कॉन्सेप्ट। देखो, अगर आपको नेशनल फाइंड आउट करना है, जो भी फाइंड आउट करना है उसे लेफ्ट हैंड साइड लिखो, यानी कि इक्वल्स टू से पहले लिखो, और जो आपके पास में गिवन है उसे इक्वल्स टू के जस्ट बाद में लिख दो। नेशनल फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में डोमेस्टिक गिवन है तो डोमेस्टिक में NFIA प्लस कर दो। अच्छा, NFIA होता क्या है, तो NFIA की फुल फॉर्म है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या होती है NFIA की फुल फॉर्म, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसे आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी बोल सकते हो, अब्रॉड को हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। तो अगर नेशनल निकालना है, क्वेश्चन में डोमेस्टिक गिवन है तो डोमेस्टिक में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर देना। याद रखना NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है।
वही मैं उल्टा कहती हूँ, आपको डोमेस्टिक निकालना है, क्वेश्चन के अंदर नेशनल गिवन है तो नेशनल में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर दो, यानी कि NFIA को माइनस कर दो। याद रहेगा, नेशनल निकालना है तो डोमेस्टिक में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर दो, डोमेस्टिक निकालना है तो नेशनल में से NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर दो। अब देखो, अगर क्वेश्चन इजी पीजी सा है, डायरेक्टली नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो कुछ नहीं करना ना, प्लस और माइनस ही तो करना है, क्वेश्चन को थैंक यू बोल देना। बट अगर क्वेश्चन के अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड डायरेक्टली गिवन नहीं हो तो आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। मैंने शॉर्ट में कैसे सिखाया था? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड फीफा माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड फीटा, तो आपको मिल जाएगा NFIA। याद रहेगा, नेशनल निकालना है तो डोमेस्टिक में NFIA प्लस कर दो, डोमेस्टिक निकालना है तो नेशनल में से NFIA को माइनस कर दो। NFIA में डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो भाई क्वेश्चन के मतलब पैर छू लेना, बट अगर NFIA क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो कैसे निकालोगे? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी कि फीफा माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड फीटा। समझ में आ गया? अब देखो, कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि क्वेश्चन के अंदर नेशनल भी गिवन होता है, क्वेश्चन के अंदर डोमेस्टिक भी गिवन होता है, फिर क्वेश्चन हम लोगों से NFIA पूछ लेता है। ये नेशनल भी गिवन है, ये डोमेस्टिक भी गिवन है। मैं कहती हूँ नेशनल को हम किससे डिनोट करते हैं? NNP@FC। किससे डिनोट करते हैं नेशनल इनकम को? NNP@FC से। और डोमेस्टिक इनकम को हम बोलते हैं NDP@FC। तो क्वेश्चन के अंदर नेशनल भी गिवन है, डोमेस्टिक भी गिवन है, तो अगर आप नेशनल में से डोमेस्टिक को माइनस कर दोगे तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर इसमें से इसको माइनस कर दोगे नेशनल में से डोमेस्टिक को, तो यही तो मिलेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो सारे कन्वर्जन याद रहेंगे, नेशनल निकालना है तो डोमेस्टिक में NFIA प्लस कर दो, डोमेस्टिक निकालना है तो नेशनल में से NFIA को माइनस कर दो। NFIA डायरेक्टली गिवन हो, बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है गिवन तो कैसे निकालोगे? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड फीफा माइनस फीटा। थर्ड कन्वर्जन हमारे पास में आता है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का कन्वर्जन। अगर आपको मार्केट प्राइस फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन के अंदर फैक्टर कॉस्ट गिवन है तो फैक्टर कॉस्ट में क्या प्लस करोगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, शॉर्ट में क्या बोलूंगी? NIT। आपको एग्जाम में फुल फॉर्म लिखकर आनी है, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखकर आनी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। वही उल्टा कर लो, अगर आपको फैक्टर कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या करोगे? माइनस करोगे। अगेन नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी क्वेश्चन में गिवन है तो बहुत अच्छी बात है यार। और अगर नहीं गिवन तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालने का फॉर्मूला क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। अब यहाँ पर कुछ चीजें याद रखना, कई बार जरूरी नहीं है क्वेश्चन के अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्टली वर्ड ऐसा गिवन हो। इनडायरेक्ट टैक्सेस की जगह पर क्वेश्चन में आ सकता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्या लिखा हुआ आ सकता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लिखा हुआ आ सकता है। कई बार क्वेश्चन के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स की जगह पर एक्साइज ड्यूटी लिखा हुआ आ सकता है, ये भी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स ही है। कई बार इनडायरेक्ट टैक्स की जगह पर लिखा हुआ आ सकता है टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन। क्या लिखा हुआ आ सकता है? टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन। सेम ऐसे ही कई बार सब्सिडी की जगह पर कुछ और भी लिखा हुआ आ सकता है। सब्सिडी की जगह पर लिखा हुआ आ सकता है इकोनॉमिक या फिर फाइनेंशियल, इकोनॉमिक या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस। असिस्टेंस मतलब एक प्रकार की हेल्प। तो याद रखना, मार्केट प्राइस निकालनी है तो फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस करोगे, अगर फैक्टर कॉस्ट निकालनी है तो मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करोगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई मेहनत ही नहीं करनी। बट अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन नहीं है तो कैसे निकालोगे? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्सेस की जगह पर कोई भी यहाँ पर नाम लिखा हुआ आ सकता है, GST आ सकता है, एक्साइज ड्यूटी लिखा हुआ आ सकता है, टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन लिखा हुआ आ सकता है, सब्सिडी की जगह पर आ सकता है इकोनॉमिक असिस्टेंस या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस। समझ में आ गए? ये तीन हमारे कन्वर्जन्स थे। अच्छा, अब एक चीज और जो बच्चे अक्सर बोलते हैं, बच्चे कहते हैं मैम क्वेश्चन के अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी गिवन है और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड भी गिवन है। तो बच्चे बोलते हैं मैम ऐसे में क्या करें? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी गिवन है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड भी गिवन है, तो बच्चे इसको इग्नोर मारो ना। आपको अगर डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर पापा गिवन है, आपको डायरेक्टली नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है, तो आप इनका क्या करोगे? इनका कुछ नहीं करना है। अगर ये एक्स्ट्रा में दे रखे हैं तो आपको इग्नोर मारना है। ये किस काम में आते हैं? पापा को निकालने के लिए काम में आते हैं। तो अगर डायरेक्टली क्वेश्चन में पापा गिवन है तो बच्चों को तो आपको इग्नोर मारना है, ठीक है। अगर NFIA गिवन है और इनमें से मान लो फीफा फीटा कुछ भी गिवन है तो उसे आपको क्या करना है? इग्नोर करना है। अब एक क्वेरी और आती है, बच्चे कहते हैं मैम क्वेश्चन में NFIA गिवन नहीं है, हमें निकालना पड़ेगा।
फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो क्वेश्चन में गिवन है मैम 50, बट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। अब क्या करें, अब कैसे एनएफआईए निकालें? तो यार जो गिवन है वो ठीक है, जो गिवन नहीं है उसको कुछ नहीं करना है, आपको जीरो मान लेना है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 50 गिवन है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड मान लो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, जीरो ले लेना, कितना आएगा 50 आएगा। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा। समझ में आया? सेम ऐसे ही मैं यहाँ पर कहती हूँ, बच्चा कहता है मैम सब्सिडी तो गिवन है 100, बट मान लो मैम इनडायरेक्ट टैक्सेस क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकाले? कोई बात नहीं यार, इसको जीरो ले लो, जीरो माइनस 100 ये कितना आएगा, माइनस का 100 आएगा। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपका कितना आ गया, माइनस का 100। तो एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना, जितना क्वेश्चन में हमें चाहिए बस उसको ले लो। अगर क्वेश्चन में कुछ भी एक्स्ट्रा गिवन है तो उसे आपको क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है। हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर कोई चीज हमारे पास में गिवन नहीं है तो उसको आपको सिंपली क्या मान लेना है, जीरो मान लेना है। समझ में आ गया? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नेट निकालना है, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो, ग्रॉस निकालना है, नेट में डेप्रिसिएशन को प्लस कर दो। दोनों अगर गिवन है तो ग्रॉस में से नेट को माइनस कर देना, आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल या फिर करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अगर आपको नेशनल निकालना है तो डोमेस्टिक में एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर दो, डोमेस्टिक निकालना है तो नेशनल में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर दो। अगर क्वेश्चन में एनएफआईए डायरेक्टली गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कैसे निकालोगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड यानी कि फीफा माइनस फीटा। थर्ड कन्वर्जन है, मार्केट प्राइस निकालना है तो फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस कर दो, फैक्टर कॉस्ट निकालनी है तो मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दो। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो कैसे निकालोगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। जो भी कुछ एक्स्ट्रा है उसे इग्नोर करो, जो चाहिए क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो उसे जीरो मान लो। आगे बढ़े। अब देखो ये तो हो गया हमारा बेसिक कन्वर्जन्स। अब बात आती है भाई नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं। तो नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में तीन मेथड्स है। फर्स्ट मेथड है हमारा वैल्यू एडेड मेथड। देखो वैल्यू एडेड मेथड को प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट मेथड। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट मेथड। तो फर्स्ट मेथड हो गया वैल्यू एडेड मेथड, सेकंड है इनकम मेथड और थर्ड है एक्सपेंडिचर मेथड। वन बाय वन तीनों को समझेंगे, पहले नाम याद कर लो। नेशनल इनकम निकालने के लिए हमारे पास में तीन मेथड है, वैल्यू एडेड मेथड यानी कि प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो सबसे पहले बात करते हैं वैल्यू एडेड मेथड, जिसे हम प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। ये दोनों इसके मेन नाम हैं। इसके अलावा इसके कुछ और नाम भी हैं, जैसे इसे बोला जाता है इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड, नेट वैल्यू आउटपुट मेथड। तो अदर नाम भी आपको पता होनी चाहिए थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ में आ गया? तो वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्ट मेथड। अब देखो ध्यान से समझना, हर मेथड से हमें कुछ मिलता है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि हर मेथड से हमें नेशनल इनकम मिल जाएगी। नेशनल इनकम को पहली बात हम किससे डिनोट करते हैं? नेशनल इनकम को हम डिनोट करते हैं एनएनपी एट एफसी से। इसे पढ़ते कैसे हैं? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। मैंने सिखाया था पिछले चैप्टर में, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो जरूरी नहीं है हर मेथड से हमें एनएनपी एट एफसी ही मिलेगा, हमें हर मेथड से कुछ अलग अलग चीजें मिलेंगी। बाद में उन चीजों को हमें इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा जो भी क्वेश्चन में हमसे पूछा है। तो पहला मेथड वैल्यू एडेड मेथड हम लगा रहे हैं। वैल्यू एडेड मेथड से हमें मिलता क्या है? वैल्यू एडेड मेथड से हमें मिलती है वैल्यू एडेड। क्या मिलती है? वैल्यू एडेड, जिसे हम ग्रॉस वैल्यू एडेड भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसी का दूसरा नाम है जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, या फिर जीवीए एट एमपी, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। पहली चीजें तो आपको ये याद रखनी है। पहला मेथड लगाओगे वैल्यू एडेड मेथड, इससे हमें क्या मिलेगा? वैल्यू एडेड, जिसे हम ग्रॉस वैल्यू एडेड भी बोलते हैं। न्यूमेरिकली क्या बोल सकते हैं? जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, या फिर जीवीए एट एमपी, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। याद रखना क्या मिलता है इससे हमें? इससे मिलता है हमें जीडीपी एट एमपी भी बोल सकते हो, या फिर जीवीए एट एमपी भी बोल सकते हो, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ये हमेशा फिक्स है, क्वेश्चन में चाहे कुछ भी हमसे पूछा हुआ हो, बट इस मेथड को अगर आप लगाओगे ना तो इससे आपको यही मिलेगा। अब ये मिलता कैसे है? फॉर्मूला क्या है? जीडीपी एट एमपी, जीवीए एट एमपी हम कैसे निकालते हैं? तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्या फॉर्मूला है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है कि एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, एक साल के अंदर एक फर्म ने जितना भी प्रोडक्शन करा है ना, उसकी मार्केट वैल्यू को बोला जाता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। एक फर्म ने एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर जितना भी प्रोडक्शन करा है ना,
उसकी मार्केट वैल्यू को कि उसको कितने में मार्केट में बेचा जाएगा, उसे बोला जाता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। उसमें से माइनस कर दो इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है, उस चीज को बनाने के लिए आपने जो रॉ मटेरियल खरीदा था उस रॉ मटेरियल को बोला जाता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। समझ में आया। अब मैं कहती हूँ वैल्यू ऑफ आउटपुट की आपने कितना प्रोडक्शन करा, तो आपने प्रोडक्शन करा मैं कहती हूँ 800 रुपीज का, ठीक है। जो भी आपने चीज बनाई है उसे आप 800 रुपए में बेचोगे और उसमें से आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन था फॉर एग्जांपल 600 रुपीज का, तो 800 में से 600 गया, कितना आया हमारे पास में 200। ये 200 क्या है, हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड, जिसे हम जीडीपी एट एमपी या फिर जीवीए एट एमपी भी बोलते हैं। समझ में आ गया। अब अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी डायरेक्टली गिवन है, दोनों को माइनस कर देना, हमें मिल जाएगा हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी कि जीडीपी एट एमपी या फिर जीवीए एट एमपी। बट अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन नहीं है तो ये हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट? वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, क्योंकि जितना भी हम लोगों ने इस साल प्रोड्यूस करा है, जरूरी नहीं है ना सारा का सारा बिक गया हो। मान लो सारा का सारा बिक गया तो पूरा का पूरा ये 800 किसके अंदर आ गया, सेल्स के अंदर आ गया, चेंज इन स्टॉक में कुछ नहीं बचा। बट मान लो इस 800 में से 600 का तो हमारा सेल हो गया, बाकी 200 का हमारे पास में बचा हुआ है। ऐसी कंडीशन भी हो सकती है ना, स्टॉक में रखा हुआ है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है तो ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। गिवन नहीं है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालोगे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब बात ये आती है चेंज इन स्टॉक भी अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है गिवन तो कैसे निकालोगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सारी चीजें क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगी, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अगर कोई चीज क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो सिंपली उसको आपको जीरो लेना है। समझ में आ गया। मैंने क्या कहा, प्रोडक्ट मेथड से हमें क्या मिलता है, जीडीपी एट एमपी। इसे चाहे आप ग्रॉस वैल्यू एडेड बोल दो, चाहे इसे बोल दो जीवीए एट एमपी, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्वेश्चन में दे रखा है तो कुछ करना ही नहीं है, बट अगर नहीं दे रखा तो कैसे निकालोगे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब मान लो चेंज इन स्टॉक भी डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो कुछ करना ही नहीं है, बट मान लो चेंज इन स्टॉक क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो चेंज इन स्टॉक निकालना पड़ेगा ना। और इसे कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सपोज मैं कहती हूँ यहाँ पर सेल्स हमें दे रखी है 600, सेल्स कितनी दे रखी है हमारे पास में, 600 दे रखी है। मैंने कहा यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन है 300, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन है 100। ठीक बात है। सेल्स हमारे पास में 600 है, क्लोजिंग स्टॉक 300 है, ओपनिंग स्टॉक 100 क्वेश्चन में गिवन है, तो दोनों को माइनस करा कितना आया, 200। ये 200 हमारे पास में क्या आ गया, चेंज इन स्टॉक। 600 और 200 कितना हो गया हमारे पास में, 800। 800 में से 600 गया, हमारे पास में 200 आया। ये 200 क्या है हमारा, जीवीए एट एमपी, चाहे आप बोलो जीडीपी एट एमपी। कोई डाउट? अब ध्यान से देखना, इनके अदर नाम सीखते हैं। इस इंटरमीडिएट कंजम्पशन के दूसरे नाम भी हैं, इसे क्या क्या बोला जाता है। एक इसे बोला जा सकता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। क्या कहा जा सकता है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ये इसका बेसिक नाम है, जरूरी नहीं है क्वेश्चन में हमेशा इंटरमीडिएट कंजम्पशन वर्ड ही गिवन हो। इंटरमीडिएट कंजम्पशन को बोला जा सकता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, या फिर हम इसे बोल सकते हैं परचेज ऑफ सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। क्या कह सकते हैं, परचेज ऑफ सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। ऐसे गुड्स जो प्रोड्यूसर ने एक ही बार यूज करे हैं, यानी कि प्रोड्यूसर का रॉ मटेरियल। या फिर इसका तीसरा नाम हो सकता है परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स। क्या, परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स। अब आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है, जरूरी नहीं है इंटरमीडिएट कंजम्पशन वर्ड हमेशा सेम एज इट इज गिवन हो। इसकी जगह पर नाम लिखा हुआ आ सकता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, या फिर परचेज ऑफ सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, या फिर परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, मैंने नॉन फैक्टर इनपुट्स लिखा है। अगर आपके क्वेश्चन के अंदर परचेज ऑफ फैक्टर इनपुट्स दे रखा है तो वो हमारे कोई काम का नहीं है, उसे सिंपली आपको इग्नोर करना है। हमें क्या चाहिए, परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स। याद रहेगा, मैं हर चीज के दूसरे नाम बता रही हूँ। अब चेंज इन स्टॉक की जगह पर भी हो सकता है ऐसा लिखा हुआ हो, दिस और आगे स्टॉक वर्ड लिखा हुआ हो, ये डेल्टा बना हुआ हो, आगे स्टॉक लिखा हुआ हो, तो याद रखना इस डेल्टा का मतलब होता है चेंज। इस डेल्टा का मतलब क्या है, चेंज। तो ये भी क्या है, चेंज इन स्टॉक है। चेंज इन स्टॉक का दूसरा नाम क्या क्वेश्चन के अंदर गिवन हो सकता है, चेंज इन स्टॉक को हम लोग लिखते हैं अनसोल्ड गुड्स। क्या लिखते हैं, अनसोल्ड गुड्स। अनसोल्ड गुड्स, हम लोगों ने इतने के गुड्स बनाए थे, इतने में से इतने के सेल हो गए, तो ये बचे हुए चेंज इन स्टॉक क्या है, हमारा अनसोल्ड गुड्स है। तो चेंज इन स्टॉक की जगह पर वर्ड लिखा हुआ हो सकता है क्वेश्चन के अंदर अनसोल्ड गुड्स, या फिर इसे एक चीज और बोलते हैं, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर
ओपनिंग स्टॉक। क्या कहते हैं इसे? एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि ये चेंज इन स्टॉक कैसे आता है? क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को माइनस करके। तो ये मैंने पूरा समझा दिया आपको वैल्यू एडेड मेथड। नेशनल इनकम निकालने का पहला मेथड क्या है हमारे पास में? वैल्यू एडेड मेथड। इसी को हम प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड भी बोलते हैं, नेट वैल्यू आउटपुट मेथड भी बोलते हैं। इस मेथड से हमें मिलता क्या है? जीडीपी एट एमपी, या फिर आप बोलो जीवीए एट एमपी, चाहे आप बोलो ग्रॉस वैल्यू एडेड। कैसे निकालते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करके। अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट एज इट इज क्वेश्चन में गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन को थैंक यू बोल देना। फिर चाहे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कितनी भी हमें गिवन हो उसे इग्नोर मारना, क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट में ऑलरेडी सेल्स इंक्लूडेड है, चेंज इन स्टॉक इंक्लूडेड है, दोनों चीजें इंक्लूडेड है। बट अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक अगर डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है गिवन तो चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का दूसरा नाम क्या है? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स। चेंज इन स्टॉक का दूसरा नाम क्या है? या तो डेल्टा स्टॉक लिखा हुआ आएगा, या फिर अनसोल्ड गुड्स लिखा हुआ आएगा, या फिर लिखा हुआ आएगा एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक में से हम ओपनिंग स्टॉक को माइनस करते हैं। समझ में आ गया? अब एक चीज और समझाती हूँ। अब देखो, ये जो सेल्स हमारे पास में गिवन है, जरूरी थोड़ी ना है सेल्स हम सिर्फ हमारी ही कंट्री के अंदर करें, सिर्फ इंडिया के अंदर ही करें। सेल्स हम दूसरी कंट्री में भी तो कर सकते हैं, हम हमारे प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी तो कर सकते हैं। तो अगर मान लो क्वेश्चन के अंदर सेल्स डायरेक्टली गिवन नहीं है तो हम सेल्स कैसे निकालेंगे? डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट को प्लस करके। मैंने कहा हमारी सेल्स कितनी थी? ये 600 की हमारी सेल्स थी। ये 600 की सेल्स हमारे पास में डायरेक्टली गिवन नहीं है, हमारे पास में डोमेस्टिक सेल्स गिवन है और हमारे पास में एक्सपोर्ट गिवन है। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, तब जाके हमें पता चलेगा हमारी टोटल सेल्स कितने की है। अब मान लो क्वेश्चन के अंदर आपके पास में ये सेल्स भी गिवन है, आपके पास में ये 600 भी गिवन है और आपके पास में ये एक्सपोर्ट्स भी गिवन है। ऐसी सिचुएशन में आप एक्सपोर्ट्स को इग्नोर मारना, क्योंकि अगर सिर्फ सेल्स लिखा है इसका मतलब वो टोटल सेल्स है, वो डोमेस्टिक सेल्स भी आ गई उसमें एक्सपोर्ट्स भी आ गए। इन दैट केस आप एक्सपोर्ट्स को इग्नोर करोगे। मान लो क्वेश्चन के अंदर डोमेस्टिक सेल्स गिवन है और एक्सपोर्ट गिवन है, इसका मतलब वो टोटल सेल्स नहीं है, हमें डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट्स को प्लस करना पड़ेगा, तब जाके हमें टोटल सेल्स मिलेंगी। मान लो क्वेश्चन के अंदर सिर्फ डोमेस्टिक सेल्स गिवन है और क्वेश्चन के अंदर एक्सपोर्ट गिवन ही नहीं है, तो एक्सपोर्ट को आप जीरो मान लेना, दोनों को प्लस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी? आपकी सेल्स मिल जाएगी। तो आपको सिर्फ सेल्स में इतना ध्यान रखना है कि सेल्स हमारी डोमेस्टिक सेल्स भी होती है, सेल्स एक्सपोर्ट भी होती है। अगर दोनों दे रखा है तो दोनों को प्लस कर देना, हमें टोटल सेल्स मिल जाएगी। और डायरेक्टली अगर हमें सेल्स गिवन है और इन दोनों के अंदर का कुछ गिवन है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पापा गिवन है तो बच्चों को हम क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। सेम ऐसे ही हो सकता है ना इंटरमीडिएट कंजम्पशन। हम जो रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं वो जरूरी थोड़ी ना है हम सिर्फ हमारी ही कंट्री से खरीदे, हम दूसरी कंट्री से भी तो रॉ मटेरियल मंगवा सकते हैं, हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट भी तो कर सकते हैं। तो ये हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितने का हम लोगों ने लिया था? इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमने 600 का लिया था। अब 600 में से मान लो 400 का तो हमने इंडिया से ही परचेज करा और 200 का हमने क्या करा है? इंपोर्ट करा है। तो दोनों को प्लस कर देना, तब जाके हमें मिलेगा हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और डायरेक्टली अगर क्वेश्चन के अंदर इंटरमीडिएट कंजम्पशन ही गिवन है तो उसके अंदर हमारा डोमेस्टिक परचेजेस भी आ गया, उसके अंदर हमारा इंपोर्ट्स भी आ गया। और फिर अगर क्वेश्चन में अलग से भी इंपोर्ट्स गिवन है तो उस इंपोर्ट्स को आप इग्नोर कर देना, क्योंकि अगर पापा गिवन है तो हम बच्चों को काउंट नहीं करेंगे। इसी के साथ में आपका वैल्यू एडेड मेथड कंप्लीट हो गया। एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ। वैल्यू एडेड मेथड से मिलता है जीडीपी एट एमपी, जिसे हम बोलते हैं जीवीए एट एमपी, या फिर बोलो ग्रॉस वैल्यू एडेड। कैसे मिलता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो कैसे निकालोगे? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक भी गिवन नहीं है तो कैसे निकालोगे? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सेल्स में दोनों सेल्स आ जाती हैं, डोमेस्टिक सेल्स भी और हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो भी। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में भी दोनों आ जाता है, हमारी डोमेस्टिक परचेजेस भी अगर हम हमारी होम कंट्री से परचेज कर रहे हैं और हमारे इंपोर्ट्स भी। अगर डायरेक्टली इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है, मान लो क्वेश्चन के अंदर इंपोर्ट्स भी गिवन है, तो इंपोर्ट्स को इग्नोर कर देना, क्योंकि उस इंटरमीडिएट कंजम्पशन में दोनों कंजम्पशंस आ गए, डोमेस्टिक परचेजेस भी आ गई, हमारा इंपोर्ट्स भी आ गया। डायरेक्टली सेल्स क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट्स अगर अलग से क्वेश्चन में दे रखा है तो उसे इग्नोर कर देना, क्योंकि उस सेल्स के अंदर हमारी दोनों सेल्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो समझ में आ गया पहला मेथड। अब पहले मेथड से हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो, हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा कि यहाँ पर आपको कौन सा मेथड लगाना है, यहाँ पर आपको वैल्यू एडेड मेथड लगाना है, इनकम मेथड लगाना है, एक्सपेंडिचर मेथड लगाना है, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं होगा। हमें क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन देखकर पहचानना है यहाँ पर कौन से मेथड की बात करी गई है। जैसे यहाँ पर डोमेस्टिक सेल्स दे रखा है, चेंज इन स्टॉक दे रखा है, एक्सपोर्ट दे रखा है, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स मैंने बताया था इंटरमीडिएट कंजम्पशन को बोलते हैं,
ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा कौन से मेथड में काम में आ रही थी, फर्स्ट मेथड में काम में आ रही थी, वैल्यू एडेड मेथड में। अब देखो यहाँ पर हमें समझ में आ गया कौन सा मेथड लगेगा, वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड से हमें मिलता क्या है, वैल्यू एडेड मेथड से जो मिलता है उसे बोलते हैं जीवीए एट एमपी या फिर बोलते हैं जीडीपी एट एमपी। आपको ये नहीं देखना क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, आपको ये देखना है उस मेथड से हमें मिलता क्या है, ये मिलता है। और क्वेश्चन भी हमसे सेम चीज पूछ रहा है, जीवीए एट एमपी, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, एक तो यही चीज पूछ रहा है। एक क्वेश्चन हमसे पूछता है एनडीपी एट एफसी। तो चलो भाई पहली चीज तो डायरेक्टली निकल जाएगी क्योंकि इस मेथड से निकलता ही ये है। निकाल के देखते हैं, जीवीए एट एमपी, जीडीपी एट एमपी। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यही फॉर्मूला हमारे पास में था। अब हमें देखना है कौन कौन सी चीजें हमारे पास में गिवन है। चलो देखो क्वेश्चन के अंदर वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है क्या, नहीं है गिवन। तो मैंने सिखाया था वैल्यू ऑफ आउटपुट हम कैसे निकालते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन को मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ आईसी, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन के अंदर सेल्स गिवन है क्या, तो ये हमारे पास में हमारी डोमेस्टिक सेल्स गिवन है, जितना हमने हमारी इंडिया के अंदर सेल करा। और ये हमें हमारे पास में एक्सपोर्ट्स भी गिवन है, इतना हमने इंडिया में सेल करा, इतना हमने एक्सपोर्ट करा। अगर हम दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें हमारी टोटल सेल्स मिल जाएगी। तो हम लोगों ने डोमेस्टिक सेल्स कितने की करी, 200 रुपीज की, प्लस हम लोगों ने एक्सपोर्ट कितने करा 10 रुपीज का। ये करोड़ है, आगे लास्ट में करोड़ लगाएंगे। तो ये हो गई हमारी टोटल सेल्स, ठीक है। उसके बाद में हमें चाहिए चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, अगर चेंज इन स्टॉक क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन नहीं होता तो हम कैसे निकालते, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक हमारे पास में गिवन है माइनस का 10, हमें प्लस करना है, हमने प्लस करा, आगे लिख दो ब्रैकेट के अंदर माइनस का 10, ये ब्रैकेट क्लोज, ये दूसरा वाला ब्रैकेट, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन का दूसरा नाम क्वेश्चन में गिवन है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, कितना है 120 है, माइनस कर दो। तो ये कितना हो गया हमारे पास में 200 और 10, और फिर ये माइनस का, देखो ध्यान से देखना, 200 प्लस ये है हमारे पास में 10 प्लस माइनस, माइनस का 10 हो जाएगा, ये है हमारे पास में 120। तो ये 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये प्लस का 10 है, ये माइनस का 10 है, कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास में बचा 200 में से गया 120, हमारे पास में कितना आ रहा है 80। ये क्या है 80 करोड़, ये क्या आ गया हमारे पास में रुपीज 80 करोड़, रुपीज 80 करोड़। ये क्या आया है हमारे पास में, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, क्योंकि इस मेथड से हमें यही मिलता है। समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन में हमसे कुछ एक्स्ट्रा भी पूछा है, एनडीपी एट एफसी। क्या पूछा है, एनडीपी एट एफसी। अब ध्यान से देखना किस तरह से करते हैं। हमें क्या चाहिए, एनडीपी एट एफसी। जो हमें चाहिए पहले उसे लिखो, हमें एनडीपी एट एफसी चाहिए, जो हमें चाहिए उसे आप इक्वल्स टू से पहले लिखोगे। उसके बाद में हमारे पास में क्या गिवन है, क्या ऑलरेडी आ चुका हमारे पास में, क्या आ चुका हमारे पास में जीवीए एट एमपी आ चुका, जो हमारे पास में गिवन है उसे बाद में लिखो। अब हमें इसके अंदर एडजस्टमेंट करनी है, ध्यान से देखना। ये जो पहले वाला होता है ये या तो नेट होता है या फिर ग्रॉस होता है, मैंने इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर सारी चीजें समझाई थी। तो हमें क्या चाहिए, हमें नेट चाहिए। ये क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये क्या गिवन है हमारे पास में, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। अब ध्यान से देखना एक चीज, एसीजीवीए एट एमपी को मैंने क्या बताया, इसका दूसरा नाम क्या है, जीडीपी एट एमपी भी है। तो इसे हम चाहें तो जीडीपी एट एमपी भी बोल सकते हैं। मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ पर डीपी दे रखा है, तो हमें डीपी वाली फॉर्म में ही चाहिए, हमें ये वैल्यू एडेड वाली फॉर्म में नहीं चाहिए, और कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे हम ये भी बोल सकते हैं। अब ध्यान से देखना, हमें क्या चाहिए, एनडीपी एट एफसी। क्या चाहिए, एनडीपी एट एफसी इक्वल्स टू हमारे पास में क्या गिवन है, जीडीपी एट एमपी। ये हमारे पास में गिवन है, ये हमने जस्ट अभी फाइंड आउट करा है। इसे आप जीवीए एट एमपी, जीडीपी एट एमपी कुछ भी बोल सकते हो। हमें नेट चाहिए, क्वेश्चन के अंदर ग्रॉस गिवन है, नेट चाहिए, ग्रॉस गिवन है। नेट निकालने के लिए ग्रॉस में से सबसे पहले क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, ऐसा ही करते हैं कन्वर्जन। अब यहाँ पर देखो डोमेस्टिक सेम है, कुछ कन्वर्जन नहीं होगा। ये प्रोडक्ट भी सेम है, कोई कन्वर्जन नहीं होगा। हमें फैक्टर कॉस्ट चाहिए, क्वेश्चन में मार्केट प्राइस गिवन है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। समझ में आ गया किस तरह से कन्वर्जन्स करने हैं। नेट निकालना है, ग्रॉस गिवन है, डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। फैक्टर कॉस्ट निकालना है, मार्केट प्राइस गिवन है, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स कर लिया। जीडीपी एट एमपी अभी हमने निकाला था, कितना आया था हमारे पास में, 80 आया था। 80 में से डेप्रिसिएशन माइनस करो, डेप्रिसिएशन डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है, कितना है डेप्रिसिएशन, 20 है। माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है, कितना है, 20 है। तो 80 माइनस 20 यानी कि 80 में से 40 गया, हमारे पास में 40 बचा, तो ये आ रहा है रुपीज 40 करोड़। कितना आ रहा है, रुपीज 40
करोड़। समझ में आ गया फर्स्ट क्वेश्चन किस तरह से हम लोगों ने करा। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय फर्म ए गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हमें ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालनी है। अगेन हमें देखकर समझ में आ रहा है यहाँ पर हमें क्या क्या दे रखे हैं, फैक्टर इनपुट्स, नॉन फैक्टर इनपुट्स और रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ये सारी चीजें गिवन है। मतलब फर्स्ट वाला मेथड लग रहा है। फर्स्ट वाले मेथड से हमें मिलता क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, यही मिलता है हमें प्रोडक्ट मेथड से। इसी का दूसरा नाम होता है जीडीपी एट एमपी और इसी का दूसरा नाम होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ये फिक्स है, हर मेथड से कुछ स्पेसिफिक चीजें ही निकलती हैं। अब ध्यान से देखो, हमें यहाँ पर क्वेश्चन में भी क्या चाहिए, ग्रॉस वैल्यू एडेड ही चाहिए, जो इस मेथड से डायरेक्टली निकलता है। फॉर्मूला क्या था हमारे पास में निकालने का, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यही फॉर्मूला था। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट फर्म ए का हमें निकालना है। देखो क्वेश्चन के अंदर गिवन है क्या, नहीं है गिवन, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हम कैसे निकालते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, यही है वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, उसमें से माइनस कर दो हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब हमें सिर्फ फर्म ए के लिए निकालना है, फर्म ए की सेल्स ढूंढो। फर्म ए की सेल्स, परचेज ऑफ फैक्टर इनपुट्स बाय फर्म ए, ये तो परचेजेस है। परचेजेस ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स बाय फर्म ए, ये भी परचेजेस है। सेल्स बाय फर्म ए की सेल्स दे रखी है टू अदर फर्म्स इन द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, मतलब ये क्या दे रखी है, डोमेस्टिक सेल्स दे रखी है फर्म ए की, डोमेस्टिक सेल्स दे रखी है। तो डोमेस्टिक सेल्स कितनी है फर्म ए की, 10 लाख है। कितनी है, 10 लाख है। ये फर्म ए की डोमेस्टिक सेल्स हो गई। इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ये तो इंपोर्ट है। एक्सेस ऑफ, अच्छा ठीक है, सिर्फ डोमेस्टिक सेल्स गिवन है हमारे पास में, एक्सपोर्ट्स गिवन नहीं है, तो एक्सपोर्ट्स हमने 0 मान लिया, ठीक बात है। उसके बाद में हमें चाहिए चेंज इन स्टॉक। अब याद करो चेंज इन स्टॉक का दूसरा नाम क्या था, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक। मैंने पीछे बताया था हम चेंज इन स्टॉक को क्या बोलते हैं, हम चेंज इन स्टॉक को बोलते हैं एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक। अब यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही दे रखा है बट उल्टा लिखा है, एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर लिखा है। हमें क्या चाहिए, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक। इसका मतलब पता है क्या है, एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या है, इसका मतलब है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसका मतलब ये है, बट हमारा पीछे फॉर्मूला क्या था, हमारा पीछे फॉर्मूला उल्टा था, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, बट हमारे पास में कुछ उल्टी चीज गिवन है। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर कोई उल्टी चीज गिवन हो ना, तो सिर्फ उसका साइन बदल देना, वो चीज सीधी हो जाती है। प्लस है तो माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस कर देना, उस चीज का साइन बदल देना, उल्टी चीज जो है वो सीधी हो जाएगी। तो ये एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक था, इसका हमने साइन चेंज कर दिया, ये बन गया अब हमारा एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक माइनस का 1 लाख। तो हमें प्लस करना है बट माइनस में आ रहा है, तो ब्रैकेट में लिख दो माइनस का 1 लाख। समझ में आ गया। माइनस करो इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी कि जो रॉ मटेरियल खरीदा है, परचेज ऑफ फैक्टर इनपुट्स बाय फर्म ए। फर्म ए ने फैक्टर इनपुट खरीदे, मैंने पीछे भी बताया था, अगर कभी भी फैक्टर इनपुट लिखा हुआ आ जाए तो उसे इग्नोर कर देना, वो हमारे काम का नहीं है। हमें नॉन फैक्टर इनपुट्स लेना है, कुछ भी एक्स्ट्रा आ जाए इग्नोर कर दो। परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स बाय फर्म ए, फर्म ए ने इतने नॉन फैक्टर इनपुट्स खरीदे। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर डायरेक्टली लिखा है परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स, मतलब ये डायरेक्टली हमारे पास में पूरा पूरा इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है। यहाँ पर कभी भी कोई डोमेस्टिक वर्ड नहीं आया, यहाँ पर डोमेस्टिक वर्ड लिखा हुआ आया क्या, नहीं आया। मतलब ये हमारा पूरा पूरा इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, चाहे हमने डोमेस्टिक परचेजेस करी हो, चाहे हमने इंपोर्ट्स करे हो। तो अगर अलग से लिखा हुआ है ना यहाँ पर इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कि फर्म ए ने इतना इंपोर्ट करा है रॉ मटेरियल का, उसे इग्नोर कर देना, क्योंकि इसके अंदर पूरा पूरा आ गया। मैंने बताया था अगर पापा गिवन हो तो बच्चों को इग्नोर कर देना। डायरेक्टली अगर आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है तो इंपोर्ट्स को, डोमेस्टिक परचेजेस को आपको क्या करना है, इग्नोर मारना है। 2 लाख हो गया। अब ये कितना आ रहा है हमारे पास में, 10 लाख में से ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 लाख में से 1 लाख गया, हमारे पास में कितना बचा, 9 लाख बचा। 9 लाख में से हम माइनस कर रहे हैं हमारा 2 लाख, तो ये हमारे पास में आ रहा है ₹7 लाख। और आगे आपको यूनिट लगानी है, यहाँ पर यूनिट हमारे पास में गिवन नहीं है, तो ये सिंपली कितना है हमारे पास में, ₹7 लाख। समझ में आ गया क्वेश्चन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। अब दोबारा से क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन के अंदर सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स दे रखा है, मतलब ये क्या है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। सेल्स दे रखा है, अनसोल्ड गुड्स दे रखा है। अनसोल्ड गुड्स क्या होता है हमारा, चेंज इन स्टॉक, मैंने बताया था ना दूसरा नाम होता है। तो इस इंफॉर्मेशन को देख के समझ में आ रहा है यहाँ पर फर्स्ट मेथड लगेगा, और फर्स्ट मेथड से हमें क्या मिलता है, ग्रॉस वैल्यू
एडेड, क्या मिलता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, जिसे हम GVA एट MP भी बोल सकते हैं, जैसा क्वेश्चन में पूछा है, जिसे हम GDP एट MP भी बोल सकते हैं, ये हमें मिलता है। बट इस बार क्वेश्चन ने हमसे कुछ अलग ही चीज पूछी है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, और हमारे पास में इस मेथड से सिर्फ ये चीजें निकलती हैं, तो हमें तो वही निकालना है जो उस मेथड से निकलता है। जो इस मेथड से निकलेगा GVA एट MP, GDP एट MP, हम वो निकाल लेंगे और बाद में फिर हम उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आपको इस तरह से आईसी नहीं लिख कर आना, आपको पूरी फुल फॉर्म लिख कर आनी है। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हमें निकालना पड़ेगा, क्या है फॉर्मूला, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। उसमें से हमें माइनस करना है हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सेल्स कितनी है क्वेश्चन के अंदर, सेल्स हमारे पास में डायरेक्टली गिवन है 20। कितनी है सेल्स, डायरेक्टली गिवन है 20। अब ऐसा कुछ नहीं है, अगर यहाँ पर डोमेस्टिक सेल्स लिखा है तो हम अलग से क्वेश्चन के अंदर एक्सपोर्ट्स प्लस करेंगे। सेल्स अगर डायरेक्टली गिवन है तो इसका मतलब वो कौन सी सेल्स है, टोटल सेल्स है, उसके अंदर डोमेस्टिक सेल्स भी आ गए, उसके अंदर हमारा एक्सपोर्ट्स भी आ गया, सब आ गया। प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का दूसरा नाम होता है अनसोल्ड गुड्स, मैंने पीछे भी बताया था, इसे अनसोल्ड गुड्स भी बोलते हैं। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक भी बोला जाता है। ये कितना है हमारे पास में, 2 है, दोनों को प्लस कर दिया, वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन को ही हम सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स भी बोलते हैं। ये कितना है हमारे पास में, 5 है, माइनस कर दो, 20 और 2 कितना हो गया, 22 में से हमारे पास में 5 गया, ये हमारे पास में आ रहा है ₹17, और आगे हमारे पास में लेग गिवन है, कितना आ गया, ₹17 लेग। ये क्या आया है हमारे पास में, ये हमारे पास में ये चीज आई है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, तो हम इसी भाषा में लिख देते हैं। ये हमारे पास में क्या आया है, GVA एट MP आ गया, क्या आया, GVA एट MP आया। हम तो कुछ भी बोल सकते हैं ना, तीनों चारों में से इतने सारे नाम गिवन है, बट उसी भाषा में लिखो जिस भाषा में क्वेश्चन ने हमसे आगे की चीजें पूछी है। तो ये हमारे पास में आगे कितना आया, 17 लाख। अब क्वेश्चन हमसे दूसरी चीज क्या पूछ रहा है, यहाँ पर नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालो। लिखो यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछता है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। जो निकालना है उसे लेफ्ट हैंड साइड रखा इक्वल्स टू से पहले, हमारे पास में आ क्या गया, GVA एट MP आ गया, जो इस मेथड से निकलता है। हमारे पास में क्या आ गया, GVA एट MP आ गया, ये गिवन है। अब हमें कन्वर्जन करना है। ये पहला वर्ड यहाँ पर नेट है, यहाँ पर क्या है, ग्रॉस है। हमें नेट निकालना है, क्वेश्चन के अंदर ग्रॉस गिवन है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे। वैल्यू सेम है, एडेड सेम है। यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट है, यहाँ पर मार्केट प्राइस है, हमें फैक्टर कॉस्ट चाहिए, क्वेश्चन में मार्केट प्राइस गिवन है, तो हम क्या करेंगे, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। समझ में आ गया। GVA एट MP कितना आया था हमारे पास में, 17 लाख आया था। माइनस डेप्रिसिएशन करना है, क्वेश्चन के अंदर देखो डेप्रिसिएशन गिवन है क्या, डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है। अब याद करो, मैंने पिछले चैप्टर में आपको डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला बताया था, मैं यहाँ पर लिख के दोबारा समझा देती हूँ। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, आपने जो भी मशीन खरीदी है, आपका जो भी मशीन वगैरह है, मैं कहती हूँ आपके कैपिटल गुड की वैल्यू, आपकी जो भी मशीन है उसकी वैल्यू, आपके कैपिटल गुड की वैल्यू, उसमें से आपको माइनस करनी होती है स्क्रैप वैल्यू। क्या माइनस करनी होती है, स्क्रैप वैल्यू। अभी समझाऊंगी दोबारा। अपॉन आपको करना होता है उसकी लाइफ ऑफ योर कैपिटल गुड, आपके कैपिटल गुड की लाइफ। अब समझाती हूँ इसका मतलब क्या है। आपके कैपिटल गुड की वैल्यू यानी कि आपकी मशीनरी की वैल्यू, जो भी प्रोड्यूसर की मशीनरी है उसकी वैल्यू, उसमें से उसकी स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दो कि मान लो ये मशीनरी हमारी 10 साल चलेगी, 20 साल चलेगी, जितने भी साल चलेगी, उसके बाद में हम इस मशीन को रद्दी में कितने में बेचेंगे। आपने एक मशीनरी 10 लाख रुपए की खरीदी है, ये मशीनरी 20 साल चलेगी, बट 20 साल बाद में जो भी कुछ बचा हुआ है उसे आप रद्दी में तो बेचोगे, कुछ तो बचा हुआ होगा, मशीन का आयरन वगैरह जो भी चीजें हैं उसे रद्दी में बेचोगे, वो रद्दी में कितने की बिकेगी, अपॉन लाइफ ऑफ योर कैपिटल गुड, आपका कैपिटल गुड कितने साल चलने वाला है। अगर ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर हमें डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा है ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड। ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड का मतलब होता है प्रोड्यूसर का कैपिटल गुड, प्रोड्यूसर की मशीनरी। मशीनरी की कीमत कितनी है, 10 लाख है, ये मशीनरी की कीमत है, वैल्यू हो गई मशीनरी की, माइनस करो उसकी स्क्रैप
स्क्रैप वैल्यू, क्वेश्चन के अंदर स्क्रैप वैल्यू गिवन है क्या कि रद्दी में कितने की बिकेगी, नहीं है गिवन, 0 मान लिया। अपॉन लाइफ ऑफ योर कैपिटल गुड, यहाँ पर लिखा है विद लाइफ स्पैन ऑफ 10 इयर्स कि वो कैपिटल गुड 10 साल चलने वाला है, अपॉन 10, तो 10 में से 0 गया, 10 आया, 10 अपॉन 10 कितना आया हमारे पास में 1, ये 1 क्या आ गया, डेप्रिसिएशन, दिस इज एक्चुअली 1 लाख, 1 लाख क्या है हमारे पास में हमारा डेप्रिसिएशन, तो इसे माइनस करा, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब देखो क्वेश्चन के अंदर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हमें रफ के अंदर निकालना पड़ेगा, रफ के अंदर नहीं निकालना, आपको नीचे नीचे एक वर्किंग नोट बनाना है, आपकी जो भी फेयर वर्किंग है उससे थोड़ा सा नीचे आप इस तरह से लिखोगे वर्किंग नोट। इस वर्किंग नोट में आप अपनी सारी कैलकुलेशन शो करोगे, ये वाली जो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन थी, ये भी, ये वाली भी, तो हमें क्या निकालना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्या निकालना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। फॉर्मूला क्या था, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, यही फॉर्मूला था, पीछे हम लोगों ने शुरुआती में कन्वर्जन देखा था। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बट मैंने बताया था इनडायरेक्ट टैक्सेस का दूसरा नाम क्वेश्चन में गिवन हो सकता है जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कुछ भी, तो वो हो गया 1 माइनस सब्सिडी, सब्सिडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, नहीं है गिवन, आपको सिंपली उसे 0 ले लेना है, तो 1 क्या आ गया आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपका 1 आ गया, 17 में से 1 और 1 गया, ये हमारे पास में कितना बचता है, 15 बचता है, तो ये हमारे पास में आ गया नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, कितना आ रहा है, ₹15, आगे लाख लगा दो हमारी यूनिट। समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना, तो इस क्वेश्चन में एक ही चीज एक्स्ट्रा थी, डेप्रिसिएशन गिवन नहीं था। डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, आपके असेट की वैल्यू जो कि कितनी थी, 10 लाख थी, उसमें से स्क्रैप वैल्यू माइनस करो, स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, हमने 0 ले लिया, अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ, एस्टिमेटेड लाइफ क्वेश्चन में गिवन होता है 10 है, तो 10 अपॉन 10, ये डेप्रिसिएशन कितना आया था, 1। समझ में आया, ये सारी चीजें मैंने पिछले चैप्टर में क्लियर करी थी, इसीलिए मैंने लेक्चर की शुरुआत में बोला था अगर पुराने चैप्टर्स नहीं पढ़े ना तो पहले पुराने चैप्टर्स पढ़ लो फिर इस लेक्चर पर आना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सेल्स निकालो भाई इस क्वेश्चन के अंदर। अच्छा भाई, और क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन देखकर समझ में आ रहा है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, डेप्रिसिएशन, चेंज इन स्टॉक, इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, सारी चीजें देख के समझ में आ रहा है यहाँ पर कौन सा मेथड लगेगा, पहला मेथड लगेगा, फर्स्ट मेथड। सबसे पहली बात, फर्स्ट मेथड से हमें मिलता क्या है, फर्स्ट मेथड से हमें मिलता है जीवीए एट एमपी, और हम इसे बोल सकते हैं जीडीपी एट एमपी, ठीक बात है। अब यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन में क्या गिवन है, ध्यान से देखना, हमें गिवन है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, क्या गिवन है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, बहुत ध्यान से समझना, वैल्यू एडेड इस वाली फॉर्म में गिवन है, तो हम भी ये वाला लेके चलेंगे, वैल्यू एडेड, जिस फॉर्म में क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है हमें वही नाम लेकर चलना है, बाकी सारे नामों का मतलब सेम होता है। इस मेथड से हमें मिलता है जीवीए एट एमपी, हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, ये गिवन है, तो सबसे पहली बात सुनो, ये जो गिवन है इसे हम इसमें आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे, कन्वर्ट करने के बाद में हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, सारी चीजें गिवन है हमारे पास में, खुद ये कन्वर्ट करके हमारे पास में जीवीए एट एमपी भी आ जाएगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी गिवन है, वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल जाएगा, फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या था, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक भी हमारे पास में गिवन है, तो हम सेल्स निकाल लेंगे। इस तरह से हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि इस मेथड से हमें मिलता क्या है, जीवीए एट एमपी कह लो चाहे जीडीपी एट एमपी कह लो, हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन क्या है, एनवीए एट एफसी, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, इसे कैसे लिखेंगे, एनवीए एट एफसी, यही लिखेंगे, हमारे पास में गिवन है एनवीए एट एफसी, तो सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं और इसे क्या निकाल लेते हैं, जीवीए एट एमपी। अब ध्यान से देखना, हमें क्या चाहिए, ग्रॉस चाहिए, हमारे पास में क्वेश्चन में क्या गिवन है, नेट गिवन है, ग्रॉस चाहिए, नेट गिवन है, तो नेट में डेप्रिसिएशन को प्लस कर दो, हमें ग्रॉस मिल जाएगा, वैल्यू हमारे पास में सेम है, एडेड भी हमारे पास में सेम है, हमें मार्केट प्राइस चाहिए, क्वेश्चन में फैक्टर कॉस्ट गिवन है, तो मार्केट प्राइस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस कर देते हैं, यही फॉर्मूला था। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट कितना गिवन है हमारे पास में, ये हमारे पास में गिवन है 300, इसमें हम डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे, डेप्रिसिएशन हमारे पास में गिवन है 30, प्लस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें निकालना पड़ेगा, इसके लिए हम नीचे वर्किंग नोट क्रिएट करेंगे, तो एक काम करते हैं वर्किंग नोट यहाँ पर बना लेते हैं, ये हो गया हमारा वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में हमें क्या निकालना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, सारे वर्किंग नोट्स आपको अपने फेयर में ही दिखाने हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्वेश्चन में गिवन है कितना है, 20 है, माइनस सब्सिडी क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, 0 ले लो, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे पास में कितने आएंगे, 20 आएंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना आ गया, 20 आ गया, इस 20 को हम लोगों ने प्लस कर दिया, तो 300, 30 और 20 ये हमारे पास में आ गया 350, ये 350 हमारे पास में क्या आया है, जीवीए एट एमपी, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। समझ में आया, ये क्वेश्चन में गिवन था, इस इंफॉर्मेशन से हमें मिलता ये है, तो जो गिवन था उसे हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, जीवीए एट एमपी में कन्वर्ट कर लिया।
अब ध्यान से देखो, इस GVA एट MP का फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, GVA एट MP हमारे पास में आ गया, कितना आया? 350 लाख। कितना आया? 350 आया। इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारे पास में गिवन नहीं है और हम निकाल भी नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे सेल्स पूछी है। तो यहां पर हम लिख देते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमारे पास में गिवन है, कितना है? 200 है। तो अगर मैं इस 350 में से इस 200 को इधर लेकर आके प्लस कर देती हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल जाएगा। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारे पास में कितना आएगा? दोनों को प्लस करके 550। यहां पर कर लेते हैं, आगे मेरे पास में स्पेस नहीं है। वैल्यू ऑफ आउटपुट दोनों को प्लस करके 350 और 200 हमारे पास में कितना आ गया? 550 आ गया। अब याद करो, मैंने आपको बताया था वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो मैं यहां लिखती हूं वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, यही फॉर्मूला था। वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारे पास में 550 आ गया, इक्वल्स टू सेल्स हमें फाइंड आउट करनी है तो सेल्स की जगह पर सेल्स लिख दो, प्लस चेंज इन स्टॉक क्वेश्चन के अंदर गिवन है कितना है हमारे पास में? माइनस का 50 है। तो 550, ये प्लस माइनस माइनस है, माइनस वाला नंबर इधर आके प्लस हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। इक्वल्स टू हमारे पास में सेल्स बचा, तो सेल्स हमारे पास में कितनी आ जाएंगी? सेल्स हमारे पास में आ जाएंगी 600। कितनी आ जाएंगी सेल्स हमारे पास में? 600। तो क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा था? सेल्स पूछा था। सेल्स हमारे पास में आ गई ₹600, आगे लैख लगा दो। समझ में आया किस तरह से सारे क्वेश्चंस करते हैं? तो एक बार फटाफट से मैं रिवाइज करवा देती हूँ। इस मेथड की 4 क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए, हर पैटर्न के क्वेश्चन। इस मेथड से हमें मिलता है ग्रॉस वैल्यू एडेड, जिसे आप GDP एट MP या फिर GVA एट MP भी बोल सकते हो। जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप नाम ले देना, अलग अलग नाम हमें पता है इसके। कैसे निकालते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, दोनों चीजें डायरेक्टली गिवन है, बस माइनस कर दो। बट अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो कैसे निकालोगे? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक भी गिवन नहीं है तो कैसे निकालोगे? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो ये आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट, माइनस कर दो इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन दोनों लेने हैं, डोमेस्टिक परचेजेस भी लेनी है, इंपोर्ट भी लेना है। बट अगर डायरेक्टली पापा क्वेश्चन में गिवन है तो बच्चों को इग्नोर मारना। सेल्स भी हमें दोनों लेनी है, डोमेस्टिक सेल्स भी लेनी है, एक्सपोर्ट भी लेना है। बट अगर क्वेश्चन में पापा गिवन है तो बच्चों को इग्नोर मारना। हमें मिलेगा GDP एट MP, GVA एट MP, ग्रॉस वैल्यू एडेड। उसके बाद में क्वेश्चन ने जो भी कुछ पूछा है ना, बस उसमें आपको क्या करना है? कन्वर्ट करना है। जैसे मैंने सिखा रखा है आपको, ग्रॉस और नेट का कॉन्सेप्ट, डोमेस्टिक और नेशनल का कॉन्सेप्ट, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का कॉन्सेप्ट, उसके अकॉर्डिंग आपको चीजों को क्या करना है? कन्वर्ट करना है। तो ये हो गए हमारे चारों क्वेश्चन। अब देखो प्रिकॉशंस रिगार्डिंग वैल्यू एडेड मेथड, कि जब भी हम ये मेथड अप्लाई करेंगे तो हमें किन किन प्रिकॉशंस को दिमाग में रखना है, किन किन चीजों को हमें दिमाग में रखना है। देखो पहली बात तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है कि तीनों मेथड से कैसे नेशनल इनकम निकालते हैं, वैल्यू एडेड मेथड से, इनकम मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से। प्लस तीनों मेथड से जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं तब हमें किन किन प्रिकॉशंस, किन किन चीजों को अपने दिमाग में रखना है। तो इस मेथड से सबसे पहली बात हमें मिलता क्या है? इस मेथड से हमें मिलता है GDP एट MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसे हम GVA एट MP यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस भी बोलते हैं। अब देखो ये निकालते टाइम पर जब भी हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं इस मेथड से, उस टाइम पर हमें किन किन प्रिकॉशंस को दिमाग में रखना है, किस चीज को हम ऐड करेंगे, किस चीज को हम ऐड नहीं करेंगे। अब ये जो प्रिकॉशंस है ये सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी कुछ प्लस माइनस करना था वो सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी। तो ये सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपसे पूछे जाने हैं। देखो वैल्यू ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ GDP एट MP। ध्यान से समझना, जब भी हम किसी सेकंड हैंड गुड को सेल करते हैं या फिर परचेज करते हैं उसकी वैल्यू को इस GDP एट MP में कभी इंक्लूड नहीं करा जाता। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मैंने एक सेकंड हैंड कार परचेज करी या फिर मैंने मेरी एक पुरानी कार को सेल करा, तो इसकी वैल्यू को कभी भी GDP एट MP इस GVA एट MP में इंक्लूड नहीं करा जाता, क्योंकि पहली बार जब वो गाड़ी हमने शोरूम से खरीदी थी तब ऑलरेडी उसकी वैल्यू को हम लोगों ने GDP एट MP में इंक्लूड कर दिया था। अब दोबारा से इंक्लूड करके हम एक एरर क्रिएट करेंगे, जिस एरर को बोला जाता है डबल काउंटिंग का एरर, कि हमने एक ही चीज को 2 बार ऐड कर दिया। तो याद रखना, अगर हम सेकंड हैंड गुड को सेल या परचेज करते हैं उसकी वैल्यू को कभी भी GDP एट MP, GVA एट MP में इंक्लूड नहीं करते। बट कई बार इस काम के लिए हम एक बंदे को हायर करते हैं। मान लो हमें हमारी
हमारी कोई पुरानी गाड़ी को सेल करना है या फिर हमें कोई सेकंड हैंड कार परचेज करनी है, तो इसके लिए कई बार हम एक बंदे को हायर करते हैं, जिस बंदे को हिंदी में दलाल बोला जाता है। ये बंदा अपने हिस्से का कमीशन लेता है ना, ये अपनी सर्विसेज दे रहा है, हमें हमारी कार सेल करवाने में हेल्प कर रहा है या फिर हमें कोई पुरानी गाड़ी खरीदनी है उसमें ये हमारी मदद कर रहा है। तो फ्री फोकट में तो आजकल कोई मदद नहीं करता, ये बंदा अपना कमीशन लेगा। इस बंदे को जो हम इसके हिस्से का कमीशन देंगे ना इस काम के लिए, वो इसका कमाया हुआ कमीशन है, इसका अर्न्ड कमीशन है, उसे हमेशा जीडीपी एट एमपी में इंक्लूड करा जाता है। तो सेकंड हैंड गुड्स को अगर हमने सेल या परचेज करा है, उसकी वैल्यू को कभी भी जीडीपी एट एमपी में इंक्लूड नहीं करेंगे, बट इस काम के लिए हम लोगों ने किसी बंदे को हायर करा है, हम उस बंदे को कुछ कमीशन पे कर रहे हैं, ये उस बंदे का कमाया हुआ कमीशन है, इसे जीडीपी एट एमपी में इंक्लूड करा जाता है। समझ में आ गया? दूसरा क्या है, ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स इज टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल एस्टिमेटिंग वैल्यू एडेड। इसका मतलब क्या है, सपोज मेरी एक फर्नीचर शॉप है और मेरी फर्नीचर शॉप के अंदर मैंने एक सोफा सेट बनाया और उस सोफा सेट को मैंने सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज में ले रही हूँ। उस सोफा सेट को मैं मेरे घर में ले आई, वहां पर मैंने ड्राइंग रूम के अंदर उस सोफा सेट को लगाया है, वहां पर आराम से गेस्ट बैठते हैं, बड़ा मतलब मेरे ड्राइंग रूम की वो शोभा बढ़ा रहा है। तो अगर मैंने मेरी शॉप के अंदर कुछ बनाया और उसे मैं सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज में ले रही हूँ, उसकी वैल्यू को हम जीडीपी एट एमपी में काउंट करते हैं, क्योंकि अगर वही सोफा सेट मैं कहीं बाहर से खरीदती तभी भी तो मुझे कुछ पे करना पड़ता है ना, तो अभी भी हम उसकी वैल्यू को हमारे जीडीपी एट एमपी में इंक्लूड करेंगे। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को कभी भी जीडीपी एट एमपी में इंक्लूड नहीं करा जाता, तभी तो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू को हमेशा हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, इसे वैल्यू एडेड में इंक्लूड नहीं करा जाता। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, वही लिखा है, मैं एक फार्मर हूं, मैंने राइस प्रोड्यूस करा, अब राइस प्रोड्यूस करके मैंने मार्केट में सेल कर दिया, जो बचा कुछ राइस था उसको मैं किसके लिए यूज में ले रही हूँ, सेल्फ कंजम्पशन के लिए। मैं घर पे ले आई, हम लोग उसको घर में यूज में ले रहे हैं उस राइस को, उस राइस की वैल्यू को जीडीपी एट एमपी में इंक्लूड करा जाएगा, क्योंकि अगर वही राइस हम बाहर से खरीदते तब भी तो पे करना होता है ना, तो उसकी वैल्यू को हम हमारे जीडीपी एट एमपी में इंक्लूड करते हैं। बट अगर हम हमारी सर्विसेज दे रहे हैं सेल्फ कंजम्पशन के लिए, तो उन सर्विसेज की वैल्यू निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, उसे हम जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते। एक हाउसवाइफ जो अपनी सर्विसेज दे रही है, उसकी सर्विसेज की वैल्यू मनी की फॉर्म में निकालना पॉसिबल नहीं है ना, तो उसे कभी भी जीडीपी में इंक्लूड नहीं करा जाता। तो अगर हम कोई बिजनेस से सामान बना रहे हैं, उसे अगर हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज में ले रहे हैं, गुड्स को सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज में ले रहे हैं, उसकी वैल्यू को जीडीपी एट एमपी में इंक्लूड करेंगे। बट सर्विसेज अगर हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज में ले रहे हैं, उनकी वैल्यू को कभी भी जीडीपी में यूज नहीं करा जाता, इंक्लूड नहीं करते। Imputed value of owner occupied house is to be taken into account। इस एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। सपोज मेरा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है और इस कोचिंग इंस्टीट्यूट को मैं कहाँ चलाती हूँ, मैं मेरे घर पर ही चलाती हूँ। ऑब्वियसली बात है, अगर इस कोचिंग इंस्टीट्यूट को मैं मेरे घर पर चला रही हूँ तो मैं खुद थोड़ी ना खुद को रेंट दूंगी, तो मैं वहां पर रेंट पे नहीं करती। इन दैट केस मैं देखूंगी कि अगर यही स्पेस मैं बाहर से हायर करती तो मुझे कितना रेंट पे करना होता। मैं जगह के हिसाब से देखूंगी कि यार यही स्पेस अगर मैं बाहर से हायर करती तो मैं कितना रेंट पे करती। तो मैंने देखा यार मैं 30,000 रेंट पे करती। ये 30,000 क्या है, मेरी इस जगह की इम्प्यूटेड वैल्यू है कि अगर सेम जगह में बाहर से हायर करती तो मुझे कितना रेंट पे करना पड़ता। इसकी वैल्यू को हम जीडीपी एट एमपी में कंसिडर करते हैं। अगर हम इलीगल गुड्स बेच के कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, उसकी वैल्यू को कभी भी जीडीपी एट एमपी में इंक्लूड नहीं करा जाता। तो ये 8 प्रिकॉशंस है जो आपको ध्यान रखने हैं जब भी हम वैल्यू एडेड मेथड अप्लाई करते हैं। सेकंड हैंड गुड्स बेचे हैं, खरीदे हैं, उनकी वैल्यू को जीडीपी एट एमपी में इंक्लूड नहीं करेंगे। बट अगर हमने कोई ब्रोकर हायर करा है, कमीशन दे रहे हैं, उसको हम बीच में दलाल को कमीशन दे रहे हैं सेकंड हैंड गुड्स को सेल या परचेज करने के लिए, उसकी वैल्यू को जीडीपी एट एमपी में इंक्लूड करते हैं। कोई भी चीज हमने बनाई है और हम उसको सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज में ले रहे हैं, उसको जीडीपी एट एमपी में इंक्लूड करते हैं। बट सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, हाउसवाइफ की सर्विस को हम जीडीपी एट एमपी में इंक्लूड नहीं करते। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को जीडीपी एट एमपी में इंक्लूड नहीं करते। अगर हम कोई खुद का स्पेस यूज कर रहे हैं तो उसकी हम वैल्यू देखेंगे कि अगर यही स्पेस हम बाहर से हायर करते तो उसके लिए हम कितना रेंट पे करते, उसकी वैल्यू को हम जीडीपी एट एमपी में इंक्लूड करेंगे। और इलीगल एक्टिविटीज करके अगर हम कोई वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, उसकी वैल्यू को जीडीपी एट एमपी में इंक्लूड नहीं करा जाता। सो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा वैल्यू एडेड मेथड। मैंने आपको पूरा बेसिक समझा दिया कि वैल्यू एडेड मेथड से हमें मिलता क्या है, कैसे वैल्यू एडेड मेथड से हम नेशनल इनकम निकालते हैं। इसके हम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए, सारे प्रिकॉशंस कर लिए। अब बात आती है इनकम मेथड की। देखो जिस तरह से वैल्यू एडेड मेथड से हमें क्या मिल रहा था, जीडीपी एट एमपी मिल रहा था। हर मेथड से हमें कोई अलग चीज मिलेगी। वैल्यू एडेड मेथड से हमें क्या मिला था, जीडीपी एट एमपी, जिसे हम जीवीए एट एमपी भी बोलते हैं या फिर सिंपल बोल देते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड, वही मिल रहा था।
सेम ऐसे ही इनकम मेथड से भी हमें कुछ मिलता है। इनकम मेथड से हमें मिलती है डोमेस्टिक इनकम। क्या मिलती है? डोमेस्टिक इनकम। और डोमेस्टिक इनकम को डिनोट करा जाता है NDP-8FC। किससे से डिनोट करा जाता है? NDP-8FC। पढ़ोगे कैसे? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। मैंने पिछले चैप्टर में सिखाया था। क्या समझे? वैल्यू एडेड मेथड से हमें क्या मिला था? GVA-8MP, GDP-8MP। सेम ऐसे ही इनकम मेथड से भी हमें कुछ मिलता है जिसे हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम या फिर NDP-8FC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हमेशा याद रखना है। इनकम मेथड के दूसरे नाम क्या है? फैक्टर पेमेंट मेथड। कभी भी अगर फैक्टर इनकम मेथड लिखा हुआ आए तो वो गलत है। फैक्टर पेमेंट मेथड या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड। अब ध्यान से समझना। देखो इस मेथड से हम कैसे नेशनल इनकम निकालते हैं। नेशनल इनकम तो बाद में निकालते हैं। पहली बात, इस मेथड से हमें मिलेगा क्या? NDP-8FC। अब ये NDP-8FC कैसे मिलेगा? तीन चीजों को प्लस करके। पहली चीज है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। क्या? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। दूसरा है ऑपरेटिंग सरप्लस और तीसरा है मिक्स्ड इनकम। इस मेथड से हमें NDP-8FC मिलेगा। कैसे मिलेगा? तीन चीजों को प्लस करके, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और तीसरा है हमारे पास में मिक्स्ड इनकम। अब अगर तीनों चीजें डायरेक्टली गिवन है तो सिंपल तीनों चीजों को प्लस कर दो, आपको मिल गया NDP-8FC। अब आपको कुछ करना ही नहीं है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बट ऐसा थोड़ी ना, क्वेश्चन इतना आसान थोड़ी ना होगा। हमें कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? चार चीजों को प्लस करके। इसे बोला जाता है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। क्या? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, पहली चीज। दूसरी चीज है वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। तीसरी चीज क्या है? एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। और लास्ट चीज आती है पेंशन ऑन रिटायरमेंट। क्या? पेंशन ऑन रिटायरमेंट। अब ध्यान से समझना, इस मेथड से हमें क्या मिलता है? NDP-8FC। ये फिक्स है, हर मेथड से हमें क्या मिलेगा? कैसे मिलेगा? तीन चीजों को प्लस करके, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। अब अगर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है गिवन तो ये कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हमें निकालना पड़ेगा चार चीजों को प्लस करके। क्या क्या? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, कि आपने अपने एम्प्लॉइज को सैलरी या वेजेस पे करी है कैश के अंदर, या फिर वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। काइंड मतलब आपने कोई चीज दे के अपने एम्प्लॉइज को पे कर दिया। आपने एम्प्लॉइज को अपार्टमेंट दे रखा है रहने के लिए, आपने अपने एम्प्लॉइज को गाड़ी दे रखी है आने जाने के लिए। तो ये क्या है कि आप गुड्स देकर पे कर रहे हो, आप कोई चीज देकर उन्हें पे कर रहे हो। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। कई बार हमारा जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर कौन होता है? जिसके यहाँ पर हम जॉब कर रहे हैं। हम एम्प्लॉय हैं जो जॉब कर रहे हैं, जिसके यहाँ पर हम काम करते हैं। जो हमारा बॉस है वो कौन है? एम्प्लॉयर है। कई बार एम्प्लॉयर हमारी सोशल सिक्योरिटी के लिए भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है। जैसे हमारे PF के अंदर वो पैसा डालता है, हमारे प्रोविडेंट फंड के अंदर वो पैसा डालता है, उसके कंट्रीब्यूशन को हम ऐड करते हैं। और एक होता है पेंशन ऑन रिटायरमेंट। एम्प्लॉयर हमें रिटायरमेंट पे पेंशन देता है, उससे भी हम इंक्लूड करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है कई बार लिखा हुआ हो एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। क्या? एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। तो उसे आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है? इग्नोर करना है। कुछ भी अगर एक्स्ट्रा आ जाएगा आपको उसको सिंपली इग्नोर करना है। हमें वही चीजें लेनी है जो यहाँ पर लिखी हुई है। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज अगर खुद क्वेश्चन के अंदर गिवन है, खुद पापा क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो अंदर का चाहे कुछ भी क्वेश्चन में गिवन हो, आपको उसको सिंपली क्या करना है? इग्नोर करना है। बट अगर पापा क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपको इन चारों चीजों को प्लस करना है। वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन गिवन है तो आपको इग्नोर करना है, एंड पेंशन ऑन रिटायरमेंट। अब जरूरी नहीं है क्वेश्चन के अंदर चारों चीजें गिवन हो। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ये 200 गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, ये 100 गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, तो कोई बात नहीं है। जो क्वेश्चन में गिवन नहीं है उसको आपको सिंपली 0 ले लेना है। 200 और 100, ये 300 आपका क्या आ गया? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। मान लो क्वेश्चन में ये भी गिवन है और क्वेश्चन के अंदर ये भी गिवन है, तो आपको इसको इग्नोर मारना है क्योंकि इसके अंदर ये ऑलरेडी आ चुका है। समझ में आ गया? कभी भी अगर पापा गिवन हो और बच्चे भी गिवन हो तो आपको बच्चों को क्या करना है? इग्नोर करना है। समझ में आया? अब ऑपरेटिंग सरप्लस, अगर ऑपरेटिंग सरप्लस क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है गिवन तो ये ऑपरेटिंग सरप्लस भी हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं? चार चीजों को प्लस करके। पहली चीज है रेंट, ठीक है, रेंट पहली चीज हो गई। दूसरी चीज है रॉयल्टी, दोनों आर से शुरू होते हैं, रेंट रॉयल्टी। तीसरी चीज हमारे पास में आती है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट।
और चौथी चीज हमारे पास में आती है प्रॉफिट। क्या? प्रॉफिट। तो अगर ऑपरेटिंग सरप्लस क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो चार चीजों को प्लस करके आप निकालोगे। कौन कौन सी? पहला है रेंट, सेकंड इज रॉयल्टी, थर्ड इज योर इंटरेस्ट एंड फोर्थ इज योर प्रॉफिट। समझ में आ गया? चारों को प्लस कर देना, आपको ऑपरेटिंग सरप्लस मिल जाएगा। मान लो ये 100 गिवन है, ये गिवन नहीं है, ये 50 गिवन है और ये भी 50 गिवन है, तो तीन को प्लस कर देना, ये 200 आपका क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। समझ में आ गया? तो ये मत सोचना और यार मैम ये तो गिवन ही नहीं है। जो गिवन नहीं है सिंपली इसको कितना ले लो? 0 ले लो। समझ में आया? अब यहाँ पर एक मेन बात, इसके 4 पार्ट हो गए। अगर मान लो क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट भी गिवन नहीं है तो प्रॉफिट के भी 3 हिस्से होते हैं। प्रॉफिट के भी 3 हिस्से होते हैं। प्रॉफिट के 3 हिस्से कौन कौन से हैं? प्रॉफिट का एक हिस्सा होता है डिविडेंड। क्या होता है? डिविडेंड। दूसरा हिस्सा होता है कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, इसे आप सिंपल कॉर्पोरेट टैक्स भी बोल सकते हो। और तीसरा होता है रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या होता है? रिटेन अर्निंग्स। अभी मैं पीछे अच्छे से समझा देती हूँ। ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकालते हैं? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, 4 चीजों को प्लस करके। अगर ये प्रॉफिट भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो प्रॉफिट भी हम निकाल सकते हैं 3 चीजों को प्लस करके। पहला है डिविडेंड, दूसरा है कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स जिसे हम कॉर्पोरेट टैक्स भी बोलते हैं, और तीसरा है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और इसी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का दूसरा नाम है रिटेन्ड अर्निंग्स। अब ध्यान से समझाती हूँ होता क्या है। देखो, कंपनीज प्रॉफिट में से सबसे पहले अपने शेयर होल्डर्स को क्या देती हैं? डिविडेंड देती हैं कि लो भाई हमारे शेयर होल्डर्स। फिर कंपनीज क्या देती हैं? टैक्स देती हैं सरकार को। और फिर कुछ पैसा कंपनीज अपने पास में ही रिटेन करके रखती हैं, इसे कहीं स्पेंड नहीं करती। इस पैसे को बोला जाता है रिटेन अर्निंग्स या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। क्या समझे? ऑपरेटिंग सरप्लस हम लोगों को निकालना है। ऑपरेटिंग सरप्लस हम कैसे निकालेंगे? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को प्लस करके। अगर प्रॉफिट एज इट इज गिवन है और इसके अंदर का भी तीनों चीजों में से कुछ भी गिवन है तो आपको सिंपली इग्नोर करना है, कॉज दिस इज पापा। बट अगर प्रॉफिट गिवन नहीं है तो इन तीनों चीजों को प्लस कर देना, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। डिविडेंड गिवन है मान लो 200, ये गिवन है 100, ये गिवन नहीं है तो इसे 0 मान लिया, ये 300 आपका क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। समझ में आ गया? और मान लो ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है और प्रॉफिट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी गिवन है, तो अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस ही गिवन है तो आप इस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को इग्नोर मारोगे। ये बच्चा है, ये पापा है, ये दादाजी है, अगर दादाजी गिवन है तो आपको पापा को भी इग्नोर मारना है। समझ में आ गई बातें? तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि इस मेथड से हमें मिलता है एनडीपीएड-एफसी। कैसे मिलता है? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। अगर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है गिवन तो कैसे निकालोगे? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इग्नोर करेंगे, एंड पेंशन ऑन रिटायरमेंट। ऑपरेटिंग सरप्लस भी क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज 4 चीजों को प्लस करके हम निकाल सकते हैं। कैसे? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। प्रॉफिट भी अगर क्वेश्चन में गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है गिवन तो प्रॉफिट भी हम निकाल सकते हैं 3 चीजों को प्लस करके। डिविडेंड, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स जिसे हम रिटेन्ड अर्निंग्स भी बोलते हैं। अब मिक्स्ड इनकम के लिए कुछ नहीं है, मिक्स्ड इनकम एज इट इज क्वेश्चन में गिवन होगा, इसका कोई सब पार्ट नहीं है। और अगर गिवन नहीं हो कभी भी तो इसे कितना ले लोगे? 0 ले लोगे। तीनों को प्लस करके हमें मिल जाएगा हमारा एनडीपीएड-एफसी। इसके बाद में क्वेश्चन जो भी हमसे पूछता है उसमें कन्वर्ट करते रहना। करके देखिए क्वेश्चन। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें यहाँ पर नेशनल इनकम निकालनी है और नेशनल इनकम को हम डिनोट करते हैं एनएनपीएड-एफसी। किससे डिनोट करते हैं? एनएनपीएड-एफसी से। अब क्वेश्चन देख के हमें पहचानना है यहाँ पर कौन सा मेथड लगेगा। यहाँ पर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन है, यहाँ पर मिक्स्ड इनकम गिवन है, ऐसी चीजें गिवन है, मतलब देखकर समझ में आ रहा है यहाँ पर हमारा सेकंड मेथड लगेगा। कौन सा मेथड? इनकम मेथड। वैल्यू एडेड मेथड जब लगता है तब क्या गिवन होता है? हमें इंटरमीडिएट, कंजम्पशन, सेल्स, इस तरह की चीजें गिवन होती हैं। तो करके देखिए कौन सा मेथड लगेगा? इनकम मेथड लगेगा। पहली बात, इनकम मेथड से हमें मिलता क्या है? इनकम मेथड से हमें मिलता है एनडीपीएड-एफसी, यही मिलता है। कैसे मिलता है? 3 चीजों को प्लस करके। पहली चीज क्या थी? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। फिर दूसरी चीज हम क्या लेते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस। और तीसरी चीज हम लोग क्या लेते हैं? मिक्स्ड इनकम। पीछे देख सकते हो इनकम मेथड कैसे लगाते हैं हम? 3 चीजों को प्लस करके। कौन कौन सी? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। अब देखो डायरेक्टली पापा क्वेश्चन के अंदर गिवन है क्या? डायरेक्टली कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्वेश्चन के अंदर गिवन है क्या? तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है, कितना है? 7000 है। कितना है?
7000 है। हम निकाल क्या रहे हैं, एनडीपी एट एफसी। 7000 डायरेक्टली गिवन है। अब मान लो ये 7000 डायरेक्टली गिवन है और इसके अलावा भी क्वेश्चन के अंदर वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, काइंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन कुछ भी गिवन है तो उसे हम इग्नोर करेंगे क्योंकि पापा इज गिवन इन द क्वेश्चन। दूसरी चीज हमें क्या चाहिए, ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या चाहिए, ऑपरेटिंग सरप्लस। क्वेश्चन में देखो ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है क्या, क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन नहीं है तो ऑपरेटिंग सरप्लस हमें निकालना पड़ेगा। अब ऑपरेटिंग सरप्लस हम चार चीजों को प्लस करके निकालते हैं। सबसे पहली चीज क्या आता है, रेंट आता है। रेंट हमारे पास में गिवन है, कितना है हमारे पास में, रेंट 500। उसके बाद में हमें क्या चाहिए होता है, रॉयल्टी चाहिए होता है। रॉयल्टी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, सिंपली उसे जीरो ले लिया, हो गया उसका काम। तीसरा हमें क्या चाहिए होता है, इंटरेस्ट चाहिए होता है। इंटरेस्ट क्वेश्चन में कितना गिवन है हमारे पास में, 400 गिवन है। और फिर हमें प्रॉफिट चाहिए होता है। प्रॉफिट भी क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, कितना है प्रॉफिट हमारे पास में, 1000 है। अब ध्यान से देखो, प्रॉफिट गिवन है और यहाँ पर डिविडेंड भी गिवन है। अब मुझे बताओ, खुद अगर प्रॉफिट गिवन है तो हम डिविडेंड को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, क्योंकि पापा गिवन है तो हमें बच्चों को क्या करना है, इग्नोर करना है। ये हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस। प्लस आएगा मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड कितना है हमारे पास में, 15000। इस 15000 को यहाँ पर प्लस कर दो तो ये 7000 था। ये कितना हो गया था हमारे पास में, 1000। और ये तो ये हो गया था 1900 और ये था हमारे पास में 15000। 15 और 7 कितना हो गया, 22000 हमारे पास में। ये हो गया 23900। कितना हो गया, 23,900 एनडीपी एट एफसी हमारा आ गया। बट यहां पर हमें निकालना क्या है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को हम किससे डिनोट करते हैं, एनएनपी एट एफसी। तो जो निकालना है पहले वो लिखो, ठीक है। अब कन्वर्शन करो, क्या आ गया हमारे पास में, एनडीपी एट एफसी आ गया। कन्वर्शन करें, नेट नेट सेम है। यहां पर हमें नेशनल चाहिए, यहां पर डोमेस्टिक गिवन है तो हम क्या प्लस करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA। याद आ गया। अगर हमें नेशनल चाहिए, क्वेश्चन में डोमेस्टिक गिवन है तो हम क्या प्लस करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। प्रोडक्ट सेम है, फैक्टर कॉस्ट सेम है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं एनएनपी एट एफसी। कैसे, एनडीपी एट एफसी कितना आया था, 23,900। इसमें प्लस कर दो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब क्वेश्चन में ढूंढो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है बट एक लोचा है। हमें चाहिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये गिवन है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब ध्यान से देखना, हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड चाहिए बट क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड अगर गिवन है तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसका साइन चेंज कर देंगे, हमें जो चाहिए वो हमें मिल जाएगा। समझ में आ गया। हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड चाहिए, हमारे पास में टू अब्रॉड गिवन है तो प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। तो हमने इसे कर दिया माइनस का 100। हम प्लस ही करेंगे बट यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस का 100। तो 23,900 प्लस माइनस माइनस 100, ये हमारे पास में आ गया 23,800। कितना आया हमारे पास में, एनएनपी एट एफसी कितना आ गया, 23,800। तो ये हमारे पास में आया रुपीज 23,800। आगे यूनिट लगा दो, करो। समझ में आ गया किस तरह से क्वेश्चन करना है, कोई डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इस क्वेश्चन में हमें ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है, डोमेस्टिक इनकम निकालनी है और नेशनल इनकम भी निकालनी है। तीन चीजें निकालनी है। पहली बार डोमेस्टिक इनकम को किससे डिनोट करते हैं, एनडीपी एट एफसी, जो इनकम मेथड से निकलता है। नेशनल इनकम को किससे डिनोट करते हैं, एनएनपी एट एफसी। ये चीजें याद रखना, मैं पहले समझा चुकी हूँ थर्ड चैप्टर में। देखो ऑपरेटिंग सरप्लस हमें निकालना है। यहाँ पर मैंने बताया था ऑपरेटिंग सरप्लस चार चीजों को प्लस करके निकलता है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। अगर यहाँ से देखना है तो यहाँ पर देख लो, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, चार चीजों को प्लस करके हमें क्या मिलेगा, ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ये काम करते हैं, नीचे ही निकाल देते हैं। हमें क्या चाहिए, ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, कैसे मिलेगा, रेंट, ठीक है, और फिर हम लोगों को लेना है रॉयल्टी, और फिर हम लोगों को लेना है इंटरेस्ट, और फिर हम लोगों को लेना है प्रॉफिट। ये चार चीजें जब हम प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा ऑपरेटिंग सरप्लस। तो रेंट और इंटरेस्ट दोनों साथ में दे रखा है, ये रेंट और ये इंटरेस्ट साथ में दे रखा है तो कोई ना एक साथ दो चीजें हो गई। ये 800 आ गया हमारे पास में। रॉयल्टी गिवन है क्या क्वेश्चन के अंदर, रॉयल्टी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये 0 हो गया। प्रॉफिट गिवन है क्या क्वेश्चन में, प्रॉफिट भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है। बट अगर प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन नहीं हो तो मैंने पीछे सिखाया है, प्रॉफिट हम तीन चीजों को प्लस करके निकालते हैं, डिविडेंड, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो ये हम निकाल सकते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पर चाहे प्रॉफिट अपन, चलो एक काम करते हैं, एक साथ ही निकाल देते हैं। प्रॉफिट कैसे निकलेगा हमारे पास में, सबसे पहला डिविडेंड आ गया। डिविडेंड कितना है, 940 है। उसके बाद में आता है कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, इसे हम कॉर्पोरेट टैक्स भी बोल सकते हैं, कितना है
460 है। उसके बाद में आएगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इसे हम रिटेन अर्निंग्स भी बोल सकते हैं, ये हो गया 300। सारे काम हो गए। रेंट और इंटरेस्ट एक साथ आ गया। रॉयल्टी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, 0 है। और प्रॉफिट हमने 3 चीजों को प्लस करके निकाला, डिविडेंड हो गया और ये हमारा कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सबको प्लस कर देते हैं। ये है 800 हमारे पास में, प्लस इन तीनों को प्लस करते हैं 900, 10, 11, 12, 13, ये हो गया 14, 15, 16, 17, 1700। इन दोनों को प्लस करा, ये आ रहा है 2500। कितना आ रहा है? रुपीज 2500 करोड़। कितना आ रहा है? रुपीज 2500 करोड़। एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। 800 तो ये था, प्लस 940 हम लोगों ने लिया, उसके बाद में 460 लिया, प्लस 300 लिया, तो 2500 करोड़। समझ में आ गया? तो ऑपरेटिंग सरप्लस कितना आया? रुपीज 2500 करोड़। अब हमें क्या निकालना है? डोमेस्टिक इनकम निकालना है, जिसे हम डिनोट करते हैं एनडीपी एट एफसी। और मजे की बात है, इनकम मेथड से निकलता भी क्या है? एनडीपी एट एफसी ही निकलता है। तो यहां पर हम निकाल रहे हैं एनडीपी एट एफसी। फॉर्मूला क्या है हमारे पास में? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, पहली चीज। उसके बाद में दूसरा क्या आता है? ऑपरेटिंग सरप्लस। और तीसरी चीज हमारे पास में क्या आती है? मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस, कि जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो खुद का ही लैंड यूज कर रहे हैं, खुद की ही लेबर यानी कि खुद ही काम कर रहे हैं, घर के फैमिली मेंबर्स काम कर रहे हैं, खुद ही ने कैपिटल लगा रखी है बिजनेस के अंदर, सारे काम खुद ही कर रहे हैं, वो जो पैसा कमाते हैं ना छोटी मोटी दुकान वाले, वो मिक्स्ड इनकम के अंदर आ जाता है। तो हमें क्या मिलेगा? एनडीपी एट एफसी, यही हमें निकालना है। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्वेश्चन के अंदर गिवन है क्या? डायरेक्टली गिवन है। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कितना है? 2000। तो अगर इसके अंदर का कुछ भी गिवन हो तो उसे इग्नोर मारना। प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस हमने अभी अभी निकाला है, कितना आया था? 2500। ये हमारे पास में आया 2500। प्लस मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम क्वेश्चन के अंदर गिवन है क्या? मिक्स्ड इनकम, ये भी गिवन है। कितना है लास्ट में? 200। ये हमारे पास में आ गई मिक्स्ड इनकम। तो ये हमने निकाल दिया एनडीपी एट एफसी। कितना आया? 4500। ये आया 4700 रुपीज, 4700 करोड़। ये क्या आ गया हमारे पास में? डोमेस्टिक इनकम। अब तीसरी चीज हमें यहाँ पर क्या निकालनी है? नॉर्मल इनकम लिखा है, ये नॉर्मल इनकम नहीं है। ये कौन सी इनकम है? ये नेशनल इनकम है। कौन सी इनकम है? नेशनल इनकम है। तो अब हमें नेशनल इनकम निकालनी है, जिसे हम एनएनपी एट एफसी से डिनोट करते हैं। ये निकालना है, ये हमारे पास में अब गिवन है। जो निकालना है उसे लेफ्ट हैंड साइड रखा, जो गिवन है, जो ऑलरेडी आ चुका, उसे राइट हैंड साइड रखा, उसमें एडजस्टमेंट करो। नेट नेट सेम है, प्रोडक्ट सेम है, एफसी एफसी सेम है। हमें नेशनल चाहिए, क्वेश्चन में डोमेस्टिक गिवन है, तो सिंपल हम प्लस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब एनएफआईए को हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। एनडीपी एट एफसी कितना आया? 4700। प्लस करना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखो क्वेश्चन में गिवन है क्या? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की बजाय अगेन टू अब्रॉड गिवन है, तो टू को फ्रॉम में हमें चेंज करना है, उसके लिए साइन बदल देना, वो चेंज हो जाएगा। तो ये हमें क्या करना है? प्लस कर दो माइनस का 150। तो 4700, उसमें से माइनस कर दिया 150, तो ये कितना आ रहा है? 4700 माइनस 150, ये आ रहा है हमारे पास में 4550। कितना आया? रुपीज 4550 करोड़। समझ में आ गया किस तरह से हमें सारी चीजें करनी है? तो ये हम लोगों ने हमारा पूरा का पूरा इनकम मेथड भी कर लिया। रिवाइज करें, इनकम मेथड से हमें क्या मिलता है? एनडीपी एट एफसी, जिसे हम डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं। कैसे मिलता है? 3 चीजों को प्लस करके, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कैसे निकालोगे? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, यानी कि अगर एम्प्लॉयर हमारे पीएफ में पैसा डाल रहा है, और लास्ट है पेंशन ऑन रिटायरमेंट। ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं तो कैसे निकालोगे? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। और अगर प्रॉफिट भी गिवन नहीं है तो कैसे निकालोगे? डिविडेंड, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, और थर्ड आता है रिटेन अर्निंग, जैसे हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स भी बोलते हैं। मिक्स्ड इनकम डायरेक्टली गिवन होगा, नहीं होगा तो 0 ले लेना, एनडीपी एट एफसी मिल जाएगा। उसके बाद में जो भी क्वेश्चन में निकालना है, सिंपली उसको आपको क्या करना है? कन्वर्ट करना है। अब ये मेथड अप्लाई करते टाइम पर हमें किन किन प्रिकॉशंस को दिमाग में रखना है? देखो, अगर कोई ट्रांसफर अर्निंग हो रही है, ट्रांसफर इनकम मतलब ये होती है फ्री की कमाई। कौन सी कमाई? फ्री की कमाई होती है। जैसे बुजुर्गों को जो पेंशन मिलती है, रिटायरमेंट के बाद वाली पेंशन नहीं, जो हमारी सरकार देती है ना बुजुर्गों को पेंशन, या फिर अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो भी आपको कुछ पैसा देती है सरकार, आपको स्कॉलरशिप मिल गई, कुछ पॉकेट एक्सपेंसेस मिल गए, इन्हें कभी भी नेशनल इनकम निकालते टाइम पर हम कंसिडर नहीं करते, क्योंकि ये फ्री की इनकम है।
लेकिन जो पेंशन ऑन रिटायरमेंट है, जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा था, जो इसका पार्ट था हमारा पेंशन ऑन रिटायरमेंट, ये बंदे ने पूरे साल वहां पर मेहनत करी है, जॉब करी है, तो उसे रिटायरमेंट पे पेंशन जो मिलती है, इसे नेशनल इनकम में इंक्लूड करा जाता है। किसके अंदर आ जाता है? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का पार्ट है। इलीगल एक्टिविटी से कोई इनकम हो रही है, उसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे। सेकेंड हैंड गुड्स की सेल और परचेज के लिए कई बार हम एक बंदा हायर करते हैं, उस बंदे को जो हम कमीशन पे करते हैं उसकी सर्विसेज के लिए, उसे नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड करा जाता है। सेम ऐसे ही शेयर्स और डिबेंचर सेल और परचेज करने के लिए भी कई बार हम एक बंदा हायर करते हैं, जिस बंदे को बोला जाता है ब्रोकर, और इस ब्रोकर को जो हम पे करते हैं उसे बोला जाता है कमीशन की बजाय ब्रोकरेज। तो इसे जो ब्रोकरेज हम देते हैं उसे भी नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड करा जाता है। अगर लॉटरी वगैरह से कोई इनकम हो रही है तो ये कभी कभी होने वाली इनकम है, और इस इनकम की वजह से कंट्री के जीडीपी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, इस इनकम को कभी भी नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करा जाता। अगर आपको कोई कैपिटल गेन हो रहा है, कैपिटल गेन मतलब आपका एक पीस ऑफ लैंड है, एक प्लॉट है जिसकी कीमत 5 लाख रुपीज है, उस एरिया के अंदर प्रॉपर्टीज की प्राइसेस इंक्रीज हो गई और आपका 5 लाख वाला लैंड 15 लाख का हो गया, इस गेन को बोला जाता है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन की वजह से भी हमारी कंट्री का जीडीपी इंक्रीज नहीं हो रहा, इसे भी नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करा जाता। अगर आप खुद का कोई पीस ऑफ लैंड यूज कर रहे हो प्रोडक्शन करने के लिए, जैसे मैंने इंस्टीट्यूट वाला एग्जांपल दिया था, उसकी वैल्यू को नेशनल इनकम निकालते टाइम पर हम कंसीडर करते हैं। अगर हमने किसी भी चीज का प्रोडक्शन करा है सेल्फ कंजम्पशन के लिए, उसकी वैल्यू को भी हम कंसीडर करते हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम पर। अगर क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली प्रॉफिट गिवन है, अगर खुद डायरेक्टली क्वेश्चन में पापा गिवन है, तो पापा के बच्चे कौन है यहाँ पर? कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। इन तीनों को हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि प्रॉफिट डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अगर कभी भी क्वेश्चन में आपको इनकम टैक्स लिखा हुआ दिख जाए तो इसे आपको क्या करना है? इग्नोर करना है। इसे कभी भी हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं करते, क्योंकि इनकम टैक्स हम हमारी इनकम से पे करते हैं, और हमारी इनकम किस में आती है? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में आती है। इस कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में इनकम टैक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है, हम हमारी इनकम से ही इनकम टैक्स देते हैं, इसलिए हमेशा इनकम टैक्स को हम क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। इसे नेशनल इनकम निकालते टाइम पर हम इंक्लूड नहीं करते। अगर क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन दे रखा है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दे रखा है, तो चाहे वेजेस एंड सैलरीज इन कैश गिवन हो, इन काइंड गिवन हो, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी गिवन हो, पेंशन ऑन रिटायरमेंट गिवन हो, इन सारी चीजों को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि हमारे पास में क्वेश्चन में क्या गिवन है? पापा गिवन है। तो ये हो गया हमारा सेकंड मेथड भी। अब देखो वैल्यू एडेड मेथड जब हम लोगों ने लगाया था तब हमें क्या मिला था? जीडीपी एट एमपी मिला था, और उस टाइम पर इसी जीडीपी एट एमपी को हम जीवीए एट एमपी भी बोलते थे वैल्यू एडेड मेथड के टाइम पर। फिर हम लोगों ने देखा इनकम मेथड। इनकम मेथड जब हम लगाते हैं तो हमें क्या मिलता है? एनडीपी एट एफसी, जिसे हम डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं। और अब बारी आती है एक्सपेंडिचर मेथड की। एक्सपेंडिचर मेथड से हमें क्या मिलता है? जीडीपी एट एमपी। देखो याद करो, वैल्यू एडेड मेथड से भी हमें जीडीपी एट एमपी मिला था, और उस टाइम पर इस जीडीपी एट एमपी को हम जीवीए एट एमपी भी बोल सकते थे क्योंकि वो क्या था? वैल्यू एडेड। बट यहाँ पर एक्सपेंडिचर मेथड से हमें क्या मिलता है? जीडीपी एट एमपी। सिर्फ क्या मिलता है? जीडीपी एट एमपी। तो वैल्यू एडेड मेथड से क्या मिला? जीडीपी एट एमपी और जीवीए एट एमपी। इनकम मेथड से मिला एनडीपी एट एफसी। और अब हम लगाएंगे हमारा थर्ड मेथड, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। इस मेथड से भी हमें मिलता है जीडीपी एट एमपी, बट यहाँ पर कैलकुलेट करने का तरीका अलग है। अब देखो जीडीपी एट एमपी कैसे आएगा? चार चीजों को प्लस करके। पहला क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या है? नाम याद रखना, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और इसे हम डिनोट करते हैं सी से, कैपिटल सी से। क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हम हाउस होल्ड सेक्टर जो खर्चा कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे एनजीओ हो गए, मंदिर हो गए, चर्च हो गए, गुरुद्वारा हो गए, मस्जिद हो गए, ये लोग भी बहुत सारे खर्चे करते हैं, वो सारे खर्चे इसमें आ जाते हैं। सो दिस इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसे हम सी से डिनोट करते हैं। फिर आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसे हम जी से डिनोट करते हैं, जो सरकार हमारे खर्चे करती है। सरकार हमारे डिफेंस के लिए बहुत सारी चीजें खरीदती है, बहुत सारी चीजें परचेज करके सरकार गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करती है ताकि गरीबों का सोशल वेलफेयर हो सके। दिस इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसे हम जी से डिनोट करते हैं। ये है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन किसे बोलते हैं? अगर आपने चैप्टर 3 पढ़ा है तो आपको पता होगा, वीडियो पॉज करके मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में यहाँ पर बता रही हूँ, इसका दूसरा नाम होता है ग्रॉस। इसे क्या बोला जाता है? इन्वेस्टमेंट। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। इसे हम हमेशा आई से डिनोट करते हैं। दिस इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और लास्ट है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स को हम डिनोट करते हैं एक्स माइनस एम से। अब ध्यान से समझना,
पहला क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मोस्टली ये क्वेश्चन के अंदर आपको एज इट इज गिवन होगा, 98% क्वेश्चंस में ये आपको एज इट इज गिवन होगा, और इसे हम डिनोट करते हैं सी से। किससे डिनोट करते हैं? सी से। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं गिवन हो तो दो चीजों को प्लस कर देना, ये आ जाएगा। 98% केसेस में आपके पास में गिवन होगा। नहीं गिवन हो तो कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? प्राइवेट, दो चीजें गिवन होंगी, दो को प्लस कर देना। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, वही चीज लिख रही हूं मैं ऊपर वाला, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड्स। क्या? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड। हम हाउस होल्ड सेक्टर जो खर्चा कर रहे हैं तो वही लिखा है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बस एक्स्ट्रा वर्ड क्या आ गया? बाय हाउस होल्ड्स। और एक आप लोगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, इसका मतलब है एनजीओ हो गए। नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जिनका मेन मकसद पैसा कमाना नहीं है, फॉर एग्जांपल एनजीओ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। तो मोस्टली क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नहीं गिवन है तो दो चीजें गिवन हो सकती हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड्स और प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। दोनों प्लस कर देना, आपको मिल जाएगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दोनों में से कोई एक ही चीज गिवन हो तो दूसरी चीज को आप जीरो मान लेना। समझ में आ गया? फिर है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसका कोई पार्ट नहीं है, ये एज इट इज क्वेश्चन में गिवन होगा। इसे हम किससे डिनोट करते हैं? जी से डिनोट करते हैं। फिर एक बार पहले ये बता देती हूँ, फिर लास्ट में इस पे आऊंगी। नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर ये क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन नहीं है तो ये हमें निकालना पड़ता है। और कैसे निकालते हैं? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। कैसे निकालते हैं? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स को हम एक्स से डिनोट करते हैं, पिछले चैप्टर में बताया था। इंपोर्ट्स को एम से डिनोट करते हैं, इसीलिए इसे बोला जाता है एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। समझ में आ गया? लास्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसे हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। इसे आपको ध्यान से समझना है। पहली बात, एक्सपेंडिचर मेथड से हमें क्या मिलेगा? जीडीपी एट एमपी मिलेगा। यही मिलेगा। कैसे मिलेगा? चार चीजें प्लस करके। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसे हम सी से डिनोट करते हैं, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसे हम जी से डिनोट करते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जिसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं, आई से डिनोट करते हैं, और लास्ट आता है नेट एक्सपोर्ट यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्स माइनस एम। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 98% केसेस में डायरेक्टली गिवन होगा। नहीं गिवन तो दो चीजों को प्लस कर देना, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड्स प्लस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस मिल जाएगा। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एज इट इज गिवन होगा, नहीं है तो जीरो ले लेना। फिर नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकालोगे? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब खेल यहां पर है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जिसे हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब इसे यहां पर ध्यान से समझना, क्या है ये? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ही इन्वेस्टमेंट होता है, इसीलिए हम इसे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। अब देखो, ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है ये दो तरह का होता है। एक होता है ग्रॉस डोमेस्टिक, फिक्स्ड वर्ड लगा दो, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक बात है। और एक होता है हमारा इन्वेंटरी। अगर आपने पिछला चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर नंबर 2, तो आपको पता होगा इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। इसी इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम है चेंज इन स्टॉक। क्या नाम है? चेंज इन स्टॉक। अब ध्यान से समझो, ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, तीसरी चीज है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसमें दो तरह की इन्वेस्टमेंट आती है। एक होती है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। एक फिक्स्ड वर्ड एक्स्ट्रा आ गया, यानी कि जो मशीनों में हमने पैसा लगा रखा है, फिक्स्ड असेट्स में जो हम लोगों ने पैसा लगा रखा है। और एक होती है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो पैसा हम लोगों ने स्टॉक में लगाया है, रॉ मटेरियल में लगाया है, फिनिश्ड गुड्स में लगाया है, सेमी फिनिश्ड गुड्स में लगाया है, इसी को बोला जाता है चेंज इन स्टॉक। अब मान लो क्वेश्चन के अंदर ये चीज डायरेक्टली गिवन है, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें ये भी आ गया, ये भी आ गया। अगर अलग से
क्वेश्चन में ये चीजें गिवन है तो आपको क्या करना है, इग्नोर करना है। बट अगर क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, इसका मतलब सिर्फ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हमारे पास में गिवन है, हमें इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी अलग से प्लस करना पड़ेगा। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को हम चेंज इन स्टॉक भी बोलते हैं, और चेंज इन स्टॉक मैंने आपको वैल्यू एडेड मेथड में सिखाया था कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इसका दूसरा नाम था अनसोल्ड स्टॉक या फिर एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक। समझ में आया? तब दोनों चीजों को प्लस करोगे तब जाके आपको क्या मिलेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब वही चीज यहां पर लिखी है, मैं पढ़ के बताती हूँ। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैसे निकालते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इसी का दूसरा नाम है चेंज इन स्टॉक। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली ये गिवन है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, पापा गिवन है, आगे फिक्स्ड वर्ड यहां पर इंक्लूडेड नहीं है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब इसमें दोनों आगे, फिक्स्ड भी आ गया, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी आ गई। अगर अलग से आपको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दे रखी है, चेंज इन स्टॉक दे रखा है, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखी है, तो उसे इग्नोर कर देना, क्योंकि हम लोगों ने पापा को कंसिडर कर दिया। बट अगर मान लो ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो इन दोनों चीजों को प्लस करोगे, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, तब आपको मिलेगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। समझ में आ गया? अब यहां पर एक चीज और, यहां पर वर्ड क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कभी भी अगर ग्रॉस की जगह यहां पर मान लो नेट लिखा हुआ आ जाए, हमें तो ग्रॉस ही चाहिए, मान लो नेट लिखा हुआ आ जाए, इफ नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन, अगर नेट वर्ड लिखा हुआ आ जाए ग्रॉस की जगह, एड डेप्रिसिएशन, तुरंत वहीं पर साथ के साथ में डेप्रिसिएशन प्लस कर देना, तो वो अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया? इस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह पर आपके पास में नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, मान लो 1000, और अलग से क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन गिवन है 100, तो दोनों को तुरंत कभी प्लस कर देना, ये 1100 आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये नेट अपने आप ग्रॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? सेम ऐसे ही मैंने बोला, यहां पर लिखा हुआ आ गया नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तुरंत डेप्रिसिएशन प्लस कर देना, क्योंकि हमें हमारा आंसर किसके अंदर चाहिए, ग्रॉस में चाहिए। और नेट एक्सपोर्ट्स लास्ट वाला कैसे निकालते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी कि एक्स माइनस एम। अब रिवाइज कर लेते हैं, जीडीपी एट एमपी हमें मिलता है एक्सपेंडिचर मेथड से। कैसे मिलता है, चार चीजों को प्लस करके। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सी से डिनोट करते हैं, 98 या 99% क्वेश्चंस में डायरेक्टली गिवन होगा, नहीं है गिवन तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड्स प्लस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को प्लस कर देना। ये क्या है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जी। ये क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आए, इसे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। और ये क्या हो गया, हमारा नेट एक्सपोर्ट। अब यहाँ पर ध्यान से कुछ चीजें देखते जाना, मैंने क्या क्या चीजें आपको बताई, यहाँ पर स्पेस नहीं है, मैं यही करती हूँ। अच्छा, इसका दूसरा नाम क्या है इस मेथड का, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड एंड इनकम डिस्पोजल मेथड। क्या नाम है, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड एंड इनकम डिस्पोजल मेथड। अब ध्यान से समझना, इस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में दो तरह की इन्वेस्टमेंट है। एक तो कौन सी है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और एक है हमारी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, मान लो ये फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ही गिवन नहीं है, तो तीन चीजों को जब आप प्लस करोगे तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, जो यहाँ पर आपने हमें बता रखा है। ये जो है, अगर ये गिवन नहीं है तो ये तीन चीजों को प्लस करके हमें मिलेगी। एक तो होता है बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। क्या, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ये आता नहीं है बट पता होना चाहिए, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। एक होता है गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और एक हमारे पास में आता है इन्वेस्टमेंट ऑन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाय हाउस होल्ड। क्या, इन्वेस्टमेंट ऑन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाय हाउस होल्ड। क्या बताया मैंने कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैसे मिलता है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट यानी कि चेंज इन स्टॉक को प्लस करके। मान लो क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन नहीं है, रियरली ही ऐसा होता है, तो ये आप तीन चीजों को प्लस करके निकाल सकते हो। और कोई भी चीज अगर गिवन नहीं हो तो उसे आप जीरो मान लेना। बिजनेस की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक इन्वेस्टमेंट ऑन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाय हाउस होल्ड। अगर हाउस होल्ड सेक्टर कोई रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन कर रहा है, घर बनवा रहा है, उन तीनों चीजों को प्लस कर दो तो हमें मिल जाती है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। याद रहेगा तीनों चीजें, एक बार रिपीट कर लें, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कैसे मिलता है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अगर फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी गिवन नहीं है तो तीन चीजों को प्लस कर देना, बिजनेस
फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाय हाउस होल्ड, और लास्ट है नेट एक्सपोर्ट्स कैसे मिलता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। करके देंगे क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ हमें फाइंड आउट करना है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एनडीपी एट एफसी। बट आप इंफॉर्मेशन देखो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, देख के समझ में आ रहा है यहाँ पर कौन सा मेथड लगेगा, एक्सपेंडिचर मेथड। और एक्सपेंडिचर मेथड से हमें क्या मिलता है, जीडीपी एट एमपी। चार चीजों को प्लस करके हमें मिलता है, कौन कौन सी चीजें हैं, पहला है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, मैं लिखती जा रही हूं ध्यान से देखना, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउसहोल्ड, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउसहोल्ड। फिर सेकंड आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसके बाद में आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और लास्ट हमारे पास में आ जाता है नेट एक्सपोर्ट्स। मैं चाहूं तो इसे शॉर्ट में भी लिख सकती हूं, तो हमें क्या मिलेगा, जीडीपी एट एमपी। निकाल के देखते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है, मैंने बताया था डायरेक्टली गिवन होगा मोस्टली। ये कितना है हमारे पास में, 8000 है। कितना है, 8000 है। उसके बाद में गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन है डायरेक्टली, कितना है, 1000। फिर हमें चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब यहां पर गिवन है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, सिर्फ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट गिवन है और ग्रॉस में गिवन है, तो कोई नाटक ही नहीं है। नेट होता तो हम डेप्रिसिएशन प्लस करते। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना है, 500 है, तो इसे हम ब्रैकेट में लिखते हैं, ये 500 हो गया। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट गिवन है तो साथ में हमें इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट भी प्लस करना होगा, और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट को ही हम चेंज इन स्टॉक भी बोलते हैं। कितना गिवन है, 100। नहीं गिवन होता तो हम निकाल लेते क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स है लास्ट। नेट एक्सपोर्ट्स कितना गिवन है हमारे पास में, ये रहा एक्सपोर्ट, ये रहा इंपोर्ट, तो मैं वर्किंग नोट में निकाल लेती हूं नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकालते हैं हम, हमारा एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स कितने हैं, 70, माइनस इंपोर्ट कितने हैं, 120, तो ये आ रहा है हमारे पास में माइनस का 50। क्या हमारा नेट एक्सपोर्ट्स कितना आ रहा है, माइनस का 50, तो ब्रैकेट में लिख दिया माइनस का 50। अब देखते हैं 8000 प्लस 1000, अब ये कितना हो गया हमारे पास में, 600, और माइनस का 50, तो 8, और ये हो गया हमारे पास में 9000, और उसमें हम लोगों ने प्लस करा 600, 9600, उसमें से माइनस कर दिया 50, तो ये हमारे पास में जीडीपी एट एमपी कितना आ गया, 9550। कितना आया, ₹9550। आगे हम लोग क्या लगा देंगे, करोड़। ये हमारे पास में आ गया। अब आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन ने हमसे पूछा है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हमें निकालना है। क्या निकालना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स टू के बाद में लिख दो जो हमारे पास में ऑलरेडी गिवन है, जो आ गया जीडीपी एट एमपी। अब कन्वर्जन करते हैं, हमें नेट चाहिए, क्वेश्चन में ग्रॉस गिवन है, तो नेट निकालने के लिए हम ग्रॉस में से क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। डोमेस्टिक सेम है, प्रोडक्ट सेम है, हमें फैक्टर कॉस्ट चाहिए, क्वेश्चन में मार्केट प्राइस गिवन है, तो हम माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम माइनस करेंगे। समझ में आ गया। ये कितना है, 9550, माइनस कर दो डेप्रीशिएशन मतलब कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कितना है हमारे पास में, 60 है। इस 60 को हम लोगों ने माइनस कर दिया, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हम कैसे निकालते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। कैसे निकालते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, तो ये रहे हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये हमारी सब्सिडी रही। तो हम वर्किंग नोट बना लेते हैं। सबसे पहले ये हम लोगों ने बना लिया हमारा वर्किंग नोट। ये लास्ट में आप बनाओगे, पूरा अपना स्पेस देख लेना कितनी स्पेस चाहिए वर्किंग के लिए, और लास्ट में बना लेना या फिर साइड में बनाते जाना। तो ये हम कैसे निकालते हैं, हमें क्या निकालना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। कैसे निकालेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। फुल फॉर्म लिखनी है, इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना गिवन है, 700 गिवन है, माइनस सब्सिडी कितना है, 50 है। तो ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे पास में कितना आ गया, 650। कितना आ गया, 650, तो ये हो गया हमारे पास में 650। अब हमें क्या करना है, 9550 माइनस 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 दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये हमारे पास में हो गया 710। कितना हो गया, 710, तो 9550
माइनस कर दो 710, तो 8,840, ये क्या आया रुपीज 8,840 करोड़, ये हमारे पास में आ गया एनडीपीएड एफसी। अब ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को देखकर हो सकता है बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम नेट करंट ट्रांसफर्स टू अब्रॉड का क्या करेंगे, मैम फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का क्या करेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का क्या करेंगे। बच्चों कुछ नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे। आपको सिर्फ वही चीजें लेनी है जो आपके क्वेश्चन में फॉर्मूला में काम में आएंगी। जो चीजें गिवन नहीं है वो जीरो ले लो, जो एक्स्ट्रा है उसके लिए आंखें बंद कर लो, सिर्फ आपको इग्नोर करना है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना है। अच्छा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन से मेथड में आया था? लास्ट मेथड में, है ना, लास्ट मेथड में आया था। और मिक्स इनकम निकालनी है, वो आया था हमारे सेकंड मेथड में, इनकम मेथड में। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि बीच की कोई चीज पूछ रहा है, तो डेफिनेटली क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ गिवन होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में नेशनल इनकम गिवन है। क्या गिवन है? नेशनल इनकम गिवन है। और नेशनल इनकम को हम एनएनपीएड एफसी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एनएनपीएड एफसी से डिनोट करते हैं। पहली बात, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारा कौन से मेथड के अंदर था? ये था हमारा एक्सपेंडिचर मेथड में। और एक्सपेंडिचर मेथड से हमें क्या मिलता है? जीडीपीएड एमपी मिलता है। अब हमारे पास में एनएनपीएड एफसी गिवन है ना, इस एनएनपीएड एफसी को मैं किसमें कन्वर्ट कर लूंगी? जीडीपीएड एमपी में कन्वर्ट कर लूंगी। फिर मैं जीडीपीएड एमपी, मुझे पता चल गया भाई जीडीपीएड एमपी में कन्वर्ट कर लिया, तो मैं जीडीपीएड एमपी का फॉर्मूला लगाऊंगी। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, तो उससे मुझे पता चल जाएगा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है। तो जो चीज गिवन है उसे कन्वर्ट कर लो जिस चीज की हमें जरूरत है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारा एक्सपेंडिचर मेथड से हमें मिलता है, और एक्सपेंडिचर मेथड से हमें क्या मिलता है? जीडीपीएड एमपी। तो इस एनएनपीएड एफसी को सबसे पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे? जीडीपीएड एमपी में। तो पहली बात ऊपर लिख दो, कैलकुलेशन हम किसकी कर रहे हैं? कैलकुलेशन ऑफ गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हम इसकी क्या कर रहे हैं? कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब ये एक्सपेंडिचर मेथड है, इससे हमें मिलता क्या है? जीडीपीएड एमपी, वो फिक्स है। हमारे पास में ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या गिवन है? नेशनल इनकम यानी कि एनएनपीएड एफसी। जो निकालना है वो लेफ्ट हैंड साइड रखा, जो हमारे पास में गिवन है उसे राइट साइड रख दिया। आप कन्वर्जन करो। हमें ग्रॉस चाहिए, हमारे पास में नेट गिवन है, सबसे पहले क्या करोगे? डेप्रिसिएशन प्लस करोगे, कर दिया प्लस। हमें डोमेस्टिक चाहिए, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में नेशनल गिवन है, तो हम क्या करेंगे? एनएफआईए माइनस करेंगे, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआईए हम लोगों ने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। पीपी सेम है, हमें मार्केट प्राइस चाहिए, क्वेश्चन में फैक्टर कॉस्ट गिवन है, तो हम प्लस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसलिए मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत में कन्वर्जन्स कराए थे कि भाई ग्रॉस चाहिए, नेट गिवन है तो नेट में डेप्रिसिएशन प्लस कर दो, डोमेस्टिक चाहिए, नेशनल गिवन है तो नेशनल में एनएफआईए माइनस कर दो, मार्केट प्राइस चाहिए, फैक्टर कॉस्ट गिवन है तो फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस कर दो। तो हमें क्या मिल जाएगा? हमारा जीडीपीएड एमपी। एनएनपीएड एफसी पीछे देखो कितना गिवन है हमारे पास में? 71,000। कितना है? 71,000। इसमें हमें सबसे पहले प्लस करना है डेप्रिसिएशन, यानी कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। गिवन है क्या डेप्रिसिएशन? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल गिवन है, कितना है हमारे पास में? 3,000। इस 3,000 को प्लस कर दो, माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है क्या? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड डायरेक्टली हमारे पास में गिवन है, कितना है? 1,000 है। कितना है? 1,000 है। इस 1,000 को हम क्या करेंगे? माइनस, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्वेश्चन में गिवन है क्या? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी क्वेश्चन में गिवन है, कितना है? 2,000 है। इस 2,000 को हमें प्लस करना है, तो ये जीडीपीएड एमपी हमारे पास में कितना आया? 71 और 3 हो गया हमारे पास में 74, 75, 76, उसमें से 1 गया, ये हमारे पास में आया 75,000। ये 75,000 आ गया। अब जीडीपीएड एमपी आ गया। हमें निकालना क्या है? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो देखो ये एक्सपेंडिचर मेथड से क्या मिलता है? जीडीपीएड एमपी आ ही गया। कैसे मिलता है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। यही था, मैंने सिखाया था शॉर्ट में कैसे बोलते हैं, पीछे दिखा देती हूँ। शॉर्ट में कैसे बोलते हैं? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और ये हो गया हमारा नेट एक्सपोर्ट्स। करके देखिए आगे। अब हमारे पास में जीडीपीएड एमपी कितना आ गया? 75,000। ठीक बात है। इक्वल्स टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में गिवन है, कितना है? 40,000 है। ये मैंने बता रखा है, मोस्टली आपको गिवन होगा। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना है, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन।
ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन फिक्स्ड भी नहीं है, डायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, पापा गिवन है, अगर फिक्स्ड होता तो इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट को प्लस करते, बट हमारे पास में डायरेक्टली गिवन है, और ग्रॉस की जगह अगर नेट होता तो हम डेप्रिसिएशन को प्लस करते। तो ये कितना है हमारे पास में 10,000 है, इस 10,000 को प्लस कर दिया, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स हमें देखना है, नेट एक्सपोर्ट्स कितना है हमारे पास में, ये भी डायरेक्टली गिवन है। अगर नेट एक्सपोर्ट्स की जगह पर मान लो नेट इंपोर्ट्स गिवन होता ना, उल्टा गिवन होता नेट इंपोर्ट्स, तो साइन चेंज कर देते, वो अपने आप नेट एक्सपोर्ट्स में कन्वर्ट हो जाता। तो नेट एक्सपोर्ट्स कितना है हमारे पास में 5,000 है, कितना है 5,000 है, तो 75,000 इक्वल्स टू 40, ये हो गया 50, ये हो गया 55,000, 55,000 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 75,000 में से 55,000 हमारा गया, तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना आएगा हमारा, यूनिट क्या है, करोड़ लिखा है ऊपर, ₹20,000 करोड़। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, हम लोगों ने क्या निकाला, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब हमें निकालनी है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ये हमारा निकलता है इनकम मेथड से, और इनकम मेथड से हमें क्या मिलता है, याद करो, डोमेस्टिक इनकम, जिसे हम एनडीपीएट एफसी से डिनोट करते हैं। हमारे पास में एनएनपीएट एफसी गिवन है, हम एनएनपीएट एफसी से क्या निकाल लेंगे, एनडीपीएट एफसी निकाल लेंगे, जैसे एनएनपीएट एफसी से हमने जीडीपीएट एमपी निकाला था। तो यहां पर हम लिख देते हैं कैलकुलेशन ऑफ मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो ये इस मेथड से हमें क्या मिलता है, एनडीपी एट एफसी। क्वेश्चन के अंदर नेशनल गिवन है, यानी कि एनएनपी एट एफसी गिवन है, कन्वर्ट करते हैं, नेट नेट सेम है, हमें डोमेस्टिक चाहिए, हमारे पास में नेशनल गिवन है, तो माइनस कर दो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, प्रोडक्ट सेम है, एफसी सेम है, सारे काम हो जाएंगे। एनडीपीएट एफसी हम निकाल रहे हैं, एनएनपीएट एफसी कितना था क्वेश्चन के अंदर, ये था 71,000, तो ये आ गया 71,000 माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है ना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है हमारे पास में 1,000, तो ये 1,000 हम लोगों ने माइनस कर दिया, तो एनडीपीएट एफसी कितना आ गया हमारे पास में, ₹70,000 करोड़। समझ में आ गया। अब हमें क्या निकालना है, मिक्स्ड इनकम। इस मेथड से हमें मिलता है एनडीपी एट एफसी एंड डीपी एट एफसी। कैसे निकलता है, तीन चीजों को प्लस करके। तीन चीजें कौन कौन सी हैं, पहला था हमारे पास में कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दूसरा हमारे पास में था ऑपरेटिंग सरप्लस, और तीसरा तो हमें निकालना ही है मिक्स्ड इनकम। समझ में आ गया। अब हमारे पास में एनडीपीएट एफसी आ गया, कितना है 70,000, वो हम लोगों ने यहां पर लिख दिया, इक्वल्स टू कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। देखो क्वेश्चन के अंदर गिवन है क्या, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अब अगर गिवन नहीं है तो उसके अंदर की चारों चीजें प्लस कर दो। यहाँ पर वेजेस एंड सैलरीज गिवन है, आगे कैश भी नहीं लिखा, काइंड भी नहीं लिखा, तो ये दोनों हो गया, ये कैश एंड काइंड दोनों हो गया। तो एक तो ये गिवन है, ठीक है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का। एक देखो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, जीरो मान लो। पेंशन ऑन रिटायरमेंट भी गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, जीरो मान लो। तो वेजेस एंड सैलरीज इन कैश और काइंड दो चीजें हमारे पास में गिवन है, मिलाकर कितना आ रहा है 15,000। ये डायरेक्टली हमारे पास में कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 15,000 हो गया। बाकी चीजें गिवन नहीं है, हम जीरो मान लेते हैं। फिर उसके बाद में आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है 30,000। अब अगर इसके अंदर का प्रॉफिट भी हमें दे रखा है ना, तो इग्नोर मार देना, क्योंकि पापा हमारे पास में गिवन है ऑपरेटिंग सरप्लस। कितना है ऑपरेटिंग सरप्लस हमारे पास में 30,000, कितना है 30,000 प्लस मिक्स्ड इनकम हमें निकालना है, तो ये हम लोगों ने लिख दिया मिक्स्ड इनकम। तो 70 हो गया, 70,000 इक्वल्स टू 30, 40, ये हो गया हमारे पास में 45,000 प्लस हम लोग क्या निकाल रहे हैं, मिक्स्ड इनकम निकाल रहे हैं। तो मिक्स्ड इनकम कैसे आएगी, दोनों को माइनस कर दो, तो 70,000 में से हमारा 45,000 गया, तो ये 25,000 करोड़ हमारे पास में क्या आ जाएगी, हमारी मिक्स्ड इनकम। समझ में आ गया किस तरह से करना है। तो ये हम लोगों ने दो क्वेश्चन कर लिए, एक क्वेश्चन और है। अब इस क्वेश्चन में हमें निकालना है नेशनल इनकम, जिसे हम डिनोट करते हैं एनएनपी एट एफसी से। अगेन प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, देख के समझ में आ रहा है यहाँ पर कौन सा मेथड लगेगा, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड से हमें मिलता है जीडीपी एट एमपी।
चार चीजों को प्लस करके प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, प्लस ये हो गया हमारा नेट एक्सपोर्ट। क्या निकाल रहे हैं हम? जीडीपी एट एमपी हमें मिलेगा। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर गिवन है, कितना है? 900। क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये आ गया हमारे पास में 900 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये रहा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कितना है हमारे पास में? 200, ये 200 आ गया। प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो हम देखते हैं गिवन है क्या? नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। पहली बात तो ग्रॉस नहीं नेट गिवन है, और फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की बजाय नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, तो ये तो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, मतलब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। क्या है ये? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। कितनी थी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट? 120 थी। चेक कर लो, 120 थी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट थी। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में हमें क्या प्लस करना पड़ेगा? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट प्लस करना पड़ेगा। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम है चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक हमारे पास में गिवन है माइनस का 20, तो ये मैंने प्लस कर दिया माइनस का 20। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कभी भी अगर नेट वर्ड लिखा हुआ आ जाए तुरंत डेप्रिसिएशन प्लस कर देना। डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर? कॉर्पोरेशन टैक्स, प्राइवेट, पर्सनल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, नेट नहीं। यहाँ पर हमारे पास में डेप्रिसिएशन गिवन ही नहीं है, तो हम डेप्रिसिएशन को 0 ले लेंगे। प्लस नेट एक्सपोर्ट्स हमें लेना है। नेट एक्सपोर्ट्स की बजाय नेट इंपोर्ट्स गिवन है, उल्टी बात गिवन है, तो आपको सिर्फ साइन चेंज कर देना है, हमें नेट एक्सपोर्ट्स मिल जाएगा। तो ये हमने प्लस कर दिया माइनस का 10। समझ में आ गया? 900 प्लस 200, अब ये कितना था? 120 में से प्लस माइनस, माइनस 120 में से 20 गया, तो ये 100 बच गया, और ये प्लस माइनस माइनस का 10। 900, 10, 1100, 1200, 1200 में से हमारे पास में कितना गया? यहाँ से 10 गया, तो ये आ गया 1190। कितना आया? 1190। ये हमारे पास में आ गया है जीडीपी एट एमपी। समझ में आ गया? हमें निकालना क्या है? नेशनल इनकम निकालना है। नेशनल इनकम को हम डिनोट करते हैं एनएनपी एट एफसी से, और हमारे पास में क्या गिवन है? जीडीपी एट एमपी गिवन है। कन्वर्जन करें, नेट चाहिए, ग्रॉस गिवन है, माइनस कर दो डेप्रिसिएशन। नेशनल चाहिए, डोमेस्टिक गिवन है, प्लस कर दो एनएफआईए। आपको फुल फॉर्म नहीं लिखनी, आपको पूरा लिखना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। प्रोडक्ट सेम है, फैक्टर कॉस्ट चाहिए, मार्केट प्राइस गिवन है, माइनस कर दो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। करें, जीडीपी एट एमपी कितना आया? 1190 माइनस डेप्रिसिएशन, तो हम लोगों ने पीछे भी देखा था गिवन ही नहीं था, तो 0 ले लिया। प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्वेश्चन में गिवन है क्या? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है माइनस का 10। अगर ये फ्रॉम की जगह पर 2 गिवन होता तो हम इसे प्लस का 10 कर देते, तो फ्रॉम अब्रॉड माइनस का 10 गिवन है, आगे ब्रैकेट में लगा दो माइनस। माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हम कैसे निकालते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, बट डायरेक्टली गिवन है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना है? 150 है, ये कर दिया माइनस 150। तो 1190, 0 का कुछ होता नहीं है, प्लस माइनस, माइनस का 10, माइनस 150, तो 1190 माइनस करा 10 और माइनस करा 150, तो हमारे पास में आ रहा है 1030। यूनिट क्या थी पीछे हमारे पास में? करोड़, तो रुपीज 1030 करोड़, ये हमारे पास में आ गया एनएनपी एट F6। समझ में आया? तो ये हम लोगों ने हमारे तीनों मेथड्स कर लिए। अब इस मेथड के भी हम कुछ प्रिकॉशंस डिस्कस करते हैं। ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर इज टेकन इनटू अकाउंट। हमेशा फाइनल गुड्स पर जो खर्चा करते हैं उसे ही हम एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर कंसिडर करते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स पे जो खर्चा करा जाता है कभी भी उसे नेशनल इनकम की अकाउंटिंग के अंदर यूज नहीं करा जाता। एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स उसको हमेशा क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं, क्योंकि अगर आपने एक सोफा सेट 35,000 रुपीज का बेचा है तो इस सोफा सेट की वैल्यू के अंदर ऑलरेडी जो आप 20,000 की गुड्स लेकर आए थे, आपके जो इंटरमीडिएट गुड्स रॉ मटेरियल लेकर आए थे, उसकी वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अगर आप अलग से इंटरमीडिएट गुड्स को लोगे तो उसकी वजह से एक एरर क्रिएट होगा, जिसे बोलते हैं डबल काउंटिंग का एरर। सेकंड हैंड गुड्स पर जो खर्चा करा जाता है उसे हम कभी भी यहाँ पर कंसिडर नहीं करते, क्योंकि वो जो फर्स्ट टाइम कंसिडर कर लिए गए थे इसकी वजह से एरर हो जाएगा डबल काउंटिंग का। शेयर्स और बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, इन चीजों पर जो खर्चा करा जाता है इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा। क्या है? एक सेकेंड, ये क्या हो गया? हाँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स पर जो एक्सपेंडिचर करा जाता है उसे कभी भी नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करा जाता, क्योंकि शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स की वजह से एक्चुअली कंट्री के जीडीपी के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, उसकी वजह से कोई प्रोडक्शन नहीं होता, इसे कभी भी नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करा जाता। ट्रांसफर पेमेंट जो फ्री की इनकम है इसे कभी भी नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करा जाता। अगर आप सेल्फ कंजम्पशन के लिए कोई खर्चा करते हो तो उसे हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। और वही है, इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपेशन
ऑक्यूपाइड हाउस, जो मैंने आपको इंस्टीट्यूट वाला एग्जांपल दिया था, उसकी वैल्यू को हम नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो आज हम लोगों ने हमारे तीनों मेथड्स डिस्कस कर लिए। एक बार बहुत ही क्विक रिवीजन आप लोगों को करवा रही हूँ, ध्यान से समझना। सबसे पहले कन्वर्जन्स की बात कर लेते हैं। अगर हमें ग्रॉस निकालना है तो नेट में डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे, नेट निकालना है तो ग्रॉस में डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। नेशनल निकालने के लिए डोमेस्टिक में एनएफआईए प्लस करेंगे, डोमेस्टिक निकालने के लिए नेशनल में एनएफआईए माइनस करेंगे। एनएफआईए क्वेश्चन में दे रखा है तो डायरेक्टली बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रखा तो कैसे निकालोगे? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। मार्केट प्राइस निकालने के लिए फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस करेंगे, फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करेंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकालते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। पहला मेथड है वैल्यू एडेड मेथड नेशनल इनकम निकालने का, इससे हमें मिलता है जीवीए एट एमपी या फिर जीडीपी एट एमपी। फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कैसे निकालते हैं? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इससे हमें क्या मिलता है? जीडीपी एट एमपी या फिर जीवीए एट एमपी। सेकंड मेथड आता है इनकम मेथड। इस मेथड से हमें मिलती है डोमेस्टिक इनकम, जिसे हम एनडीपी एट एफसी से डिनोट करते हैं। कैसे निकालते हैं? तीन चीजों को प्लस करके, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इज पापा, अगर पापा गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है गिवन तो चार चीजों को प्लस करके करना, पापा निकल जाएंगे। wages and salaries in cash, wages and salaries in kind, employers contribution to social security, employee का contribution given है तो ignore मारना, और last है pension on retirement, सिर्फ retirement वाली pension। operating surplus given है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है given तो कैसे निकालोगे? rent, royalty, interest और profit को प्लस करके। profit भी given नहीं है तो profit कैसे निकालते हैं? तीन चीजों को प्लस करके, dividend, corporate profit tax, उसके बाद में है undistributed profit जिसे हम retained earnings भी बोलते हैं। mixed income का कुछ भी अंदर का कुछ नहीं है, mixed income डायरेक्टली given हो, नहीं है गिवन तो आप जीरो मान लेना। उसके बाद में लास्ट मेथड आता है एक्सपेंडिचर मेथड। चार चीजों को प्लस करना है। एक्सपेंडिचर मेथड से हमें मिलेगा जीडीपी एट एमपी। पहला है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सी से डिनोट करते हैं, अगर गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं है गिवन तो कैसे निकालोगे? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड्स प्लस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। सेकंड है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, डायरेक्टली गिवन होगा। थर्ड है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, डायरेक्टली गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट यानी कि चेंज इन स्टॉक को प्लस कर देना, और अगर ग्रॉस की बजाय कभी भी नेट वर्ड गिवन हो तो तुरंत साथ में डेप्रिसिएशन प्लस कर देना। अगर आपको ये ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो इन तीन चीजों को प्लस करना, आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मिल जाएगी। बिजनेस की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट ऑन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाय हाउस होल्ड्स। नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकालोगे? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ये हो गए हमारे तीनों मेथड्स और तीनों मेथड्स के प्रिकॉशंस भी, और इसी के साथ में हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है और हमारी यूनिट 1 भी पूरी कंप्लीट हो गई। अब देखो इस यूनिट की एक वीडियो और आएगी, हालांकि ये यूनिट हमारी पूरी कंप्लीट हो गई, हम लोगों ने चारों चैप्टर्स के वन शॉट्स कर लिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे? कंबाइंड क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग नेशनल इनकम के कुछ कंबाइंड प्लस कुछ एडवांस्ड लेवल वाले क्वेश्चंस करेंगे, जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करेंगे, जीडीपी, डिफ्लेटर, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। आज वाले चैप्टर के भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बट थोड़े से और ज्यादा हाई लेवल और एडवांस लेवल वाले क्वेश्चंस करेंगे। बट उससे पहले आपको यहां तक का सब कुछ पढ़ के रखना है, और पढ़ने के बाद में एक बार दोबारा से फर्स्ट चैप्टर से लेके फोर्थ चैप्टर तक की सारी चीजें दोबारा रिवाइज करना, नोट्स दोबारा से रिवाइज करना, ताकि एकदम अच्छे से ये पूरी की पूरी यूनिट आपकी तैयार हो जाए। उसके बाद में हम लोग एक कंबाइंड वीडियो के अंदर सारी चीजें पढ़ेंगे, उसके बाद में हम लोग हमारी नेक्स्ट यूनिट पर आएंगे। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।